तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और बता दीजिए कि आप सबको आवाज मिल पा रही है। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। आज हम आधुनिक काल के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आधुनिक काल में सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं, उस टॉपिक के सारे सवालों को देखने का प्रयास करेंगे। अब हमारे पास बेहद कम समय बचा हुआ है और इस कम समय में हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे और लगातार आप सबकी कक्षाएं होती रहेंगी। कल से आप सबके क्लास का जो ड्यूरेशन है और भी बढ़ा दिया जाएगा। तो बस आप पढ़िए और मस्त रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी साथी आई हैं सबका स्वागत है। चलते हैं आज के सबसे पहले सवाल से। साथियों आप सबको बता दें कि आज का जो टॉपिक हमने लिया है, जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, उस टॉपिक का नाम है उपन्यास। ठीक है, आज हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? उपन्यास पर चर्चा करेंगे। उपन्यास साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक सवाल इससे पूछे जाते हैं गद्य विधाओं में। नाटक और उपन्यास से लगभग सवाल वैसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार आप सब बता दीजिए कि आवाज मिल रही है, वीडियो चल रहा है, सब कुछ ठीक है? चलिए बहुत अच्छा, शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा फास्टेड मोड में हम लोग काम करेंगे क्योंकि अब हमारे पास समय कम है। यहां पर सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रेमचंद से पहले किस प्रकार की उपन्यास लेखन की प्रधानता थी? क्या सवाल है कि प्रेमचंद से पहले किस प्रकार के उपन्यास लेखक की प्रधानता थी, किस प्रकार का उपन्यास लिखा जाता था? तो आपको बता दें कि प्रेमचंद जब लिख रहे हैं तो उस समय उनके यहां आदर्शवाद था। क्या था? आदर्शवाद था। और आदर्श के बाद उसमें थोड़ा सा वो और जोड़ देते हैं, किसको? यथार्थवाद को। किसको जोड़ देते हैं? यथार्थवाद को। यानी आदर्शवाद और यथार्थवाद का मिला जुला रूप। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद बाद में देखने के लिए मिलने लगता है इनके यहां। इसके पहले जो उपन्यास था उसमें क्या था? किस्सा गोई था। क्या था? किस्सा गोई। यानी किस्सा गोई, कोई कहानी कह देना, खिस्सा कह देना। और उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य एक तो था मनोरंजन, और मनोरंजन के साथ साथ दूसरा एक उद्देश्य था कि हम कुछ शिक्षा दे सकें, यानी हम लोगों को उसके विषय में जागरूक कर सकें। तो इसका उद्देश्य क्या था? किस्सा गोई के माध्यम से मनोरंजन प्रदान करना लोगों को और शिक्षित करना। यहां पर दो तरह की अवधारणाएं मिल जाती हैं, आदर्श और यथार्थवाद दोनों एक साथ। कहां? प्रेमचंद युग में। लेकिन यहां पर सवाल जो पूछा गया है कि प्रेमचंद के पहले की स्थिति क्या थी, प्रेमचंद के पहले किस प्रकार का काव्य लिखा जा रहा था, तो यहां इस पर हम यह बात कर रहे हैं। चलिए, तो यहां पर फटाफट कमेंट करिए आप सब। चलिए बताएं फटाफट। ओके, चलिए, तो यहां पर प्रेमचंद से पहले किस प्रकार के उपन्यास लेखन की प्रधानता थी? तो प्रेमचंद से पहले एक बड़ा नाम आता है चंद्र शर्मा गुलेरी जी का। गुलेरी जी के उपन्यास को पढ़ने के लिए एक बहुत ही अद्भुत उपन्यास चंद्रकांता, और चंद्रकांता की सफलता के बाद यह भी मांग उठी कि भाई चंद्रकांता के बच्चे भी हुए होंगे, तो चंद्रकांता के बच्चों के विषय में कुछ लिखिए। तो चंद्रकांता संतति भी लिख दिया इन्होंने। तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। और गुलेरी जी उस समय बिंद के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब में थे, वहां के जंगलों में काम करवा रहे थे, और वहीं रहते रहते इनके मन में एक कल्पना जगी और इस प्रकार से इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया कथा लिख दी। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कौन सा? किस्सा गोई, मनोरंजन, शिक्षा किसमें मिलती थी? तिलस्मी और अयारी उपन्यासों में। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है। ब अगला सवाल है, हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? मौलिक उपन्यास। देखिए, हिंदी में उपन्यास पहली पहल किस तरह से आता है? अंग्रेजी के प्रभाव से आता है। और अंग्रेजी का प्रभाव सबसे पहले किस साहित्य पे पड़ता है? बैंगलोर साहित्य पे पड़ता है। और हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में उपन्यास का प्रचलन पहले ही हो जाता है। जैसे कादंबरी शब्द आता है। क्या आता है? कादंबरी शब्द। तो कादंबरी का मतलब ही होता है, कादंबरी
का मतलब क्या होता है? उपन्यास होता है। किस भाषा में होता है? मराठी भाषा में। तो मराठी भाषा में इसको क्या कहा जाता है? कादंबरी कहा जाता है। यहां पर जो सवाल है कि हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, तो मौलिक उपन्यास का मतलब है कि जिसका अनुवाद नहीं किया गया। अनुवाद नहीं किया गया यानी वो कल्पना के आधार पर स्वयं किसी ने लिखा। तो इस तरीके का ये सवाल है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? कादंबरी, व्यक्तिवादी, नूतन चरित या फिर परीक्षा गुरु। तो यहां पर साथियों जो हमारा राइट आंसर होगा वो परीक्षा गुरु होगा। शुक्ल जी ने इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है, लेकिन किस ढंग का? तो उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास है। ठीक है, किस ढंग का है? अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। पहला उपन्यास है। ठीक है, किस श्रीनिवास दास किस युग के उपन्यासकार हैं? तो श्रीनिवास दास किस युग के उपन्यासकार हैं? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये प्रेमचंद के पहले उपन्यास लिख रहे थे। इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा है और परीक्षा गुरु उपन्यास प्रेमचंद से पहले लिखा गया था। तो इस तरीके से श्रीनिवास दास किस युग के उपन्यासकार हैं? तो ये पूर्व प्रेमचंद युग के हैं। यानी प्रेमचंद को केंद्र में रख के उपन्यासों का विभाजन किया गया। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, यानी 3 युगों में मुख्यतः उपन्यासों को विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो यहां पर पूर्व प्रेमचंद युग, परीक्षा गुरु का लेखक कौन है? परीक्षा गुरु का लेखक कौन है? तो यहां पर कुछ आसान से सवाल भी आप लोगों के लिए हैं और कुछ सवाल यहां पर कठिन भी आप लोगों के लिए हैं। जैसे ये सवाल काफी आसान है, तो जो आसान सवाल है उसको हम जल्दी जल्दी करेंगे। श्रीनिवास दास। अगला सवाल है, नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? बताएं। तो नूतन ब्रह्मचारी, अब ये कई बार पूछा गया है, कई बार यह पूछा गया है, तो इसे भी याद रखना है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा उपन्यास लिखा गया है नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, चलिए फटाफट जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। जितने भी साथी जुड़ गए हैं फटाफट लाइक कर दें। चलिए जितने भी साथी जुड़ गए हैं फटाफट लाइक कर दें, जल्दी से शुरू करें। आगे अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, कामिनी किसका उपन्यास है? कामिनी किसका उपन्यास है? और मुख्य उपन्यासों की जो विषय वस्तु है वह भी आप सबको याद रखना है कि किस उपन्यास की विषय वस्तु क्या रखी गई है। किस उपन्यास की विषय वस्तु क्या रखी गई है यह भी आपको याद रखना है। चलिए, तो यहां पर कामिनी जो किसका उपन्यास है? बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास, देवी प्रसाद शर्मा या फिर बालकृष्ण भट्ट। चलिए नमस्कार राजकुमारी जी, प्राची जी, नवनीत यादव जी, प्रशांत शर्मा जी, संदीप जी, वंदना, कंचनलता, ज्योति कुशवाहा, नीतीश दुबे, राजकुमारी साहू, प्रिया। चलिए सबका स्वागत है, स्वागत है। ठीक है, तो अब यहां पर जो सवाल है, कामिनी किसका उपन्यास है? कामिनी किसका उपन्यास है? तो एक उपन्यासकार हैं जिनको बहुत कम लोग उपन्यासकार के तौर पे जानते हैं। मुख्य रूप से इन्होंने जो चिट्ठा लिखा है, किस पर लिखा था? लॉर्ड कर्जन के ऊपर। अब देखिए लॉर्ड कर्जन के ऊपर जो चिट्ठा लिखा गया वह बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। किस पत्रिका में छपा था? तो भारत मित्र पत्रिका में छपा था। किस पत्रिका में? भारत मित्र पत्रिका में। और यह एक और महत्वपूर्ण सवाल यहां से बनता है कि जो लॉर्ड कर्जन थे उनको इन्होंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि उस समय पत्रकारिता के युग में बहुत ही समस्याएं थी। हम अपनी बात को सीधे सीधे नहीं रख पाते थे, जिसकी वजह से इन्हें भांग का सहारा लेना पड़ता था। क्योंकि कहते थे कि इस भंगेड़ को माफ करिएगा, तो भांग खाकर ये बढ़िया से लॉर्ड कर्जन को जो मन में आता था लिखते थे और एक प्रकार का ये व्यंग परक इनका निबंध हो जाता है।
तो इनकी जो रचना है वह कामिनी किसका उपन्यास है? तो यह किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का है। अगला सवाल है, पूर्व भारतीय युग में किशोरीलाल गोस्वामी, ब्रजनंदन सहाय, बलदेव प्रसाद मिश्र, कृष्ण प्रसाद सिंह अखौरी आदि लेखक किस प्रकार के उपन्यास के अंतर्गत आते हैं? यानी इनका उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? चलिए, तो यहां पर लॉर्ड कर्जन, ठीक है, ठीक है, मृतिला स्पूट जी, राजकुमारी साहू जी, वंदना तिवारी जी, स्वागत है आप सबका। हम्म। चलिए, तो यहां पर उपन्यास बताना है कि ये सारे लोग किस तरह के उपन्यासकार हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका, ये सब ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। क्योंकि आप देखिए, किशोरीलाल गोस्वामी को, ब्रजनंदन सहाय को, बलदेव प्रसाद मित्र को, कृष्ण प्रसाद सिंह अखौरी को, ये किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? तो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। जैसे लवंग लता, लवंग लता एक उपन्यास है। अब इस उपन्यास को कैसे याद रखेंगे आप? लवंग लता उपन्यास कैसे याद रखेंगे? मैंने आपको बताया था कि किशोरियां क्या करती हैं? लवंग लता उनको बहुत पसंद होता है, तो ऐसे याद रख लेंगे। इसी तरीके से इनके स्वर्गीय कुसुम या कुसुमा कुमारी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? स्वर्गीय कुसुम, स्वर्गीय कुसुम व कुसुमा कुमारी। अब यह उपन्यास किसका आधार है? तो यह उपन्यास वेश्यावृत्ति पर पहला उपन्यास है, और इस उपन्यास में दक्षिण भारत में फैली हुई जो कुरीति है, यानी देवदासी प्रथा, उस पर यह लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, तो कुल मिलाकर उस दौर के जो उपन्यासकार हैं, इनका मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? ऐतिहासिकता का प्रश्नपेषण। भारतेंदु से पहले के उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी, जगन्नाथ मिश्र, काली प्रसाद आदि किस धारा के उपन्यासकार हैं? किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? तो यहां पर एक ऐसी धारा उस समय चली जिसमें प्रेम को केंद्र बनाकर उपन्यास लिखे गए। किस चीज को केंद्र बनाकर? प्रेम को केंद्र बनाकर उपन्यास लिखे गए। तो प्रेम को केंद्र बनाया गया, तो इस प्रकार का एक प्रेमाख्यानक उपन्यासकार ये माने जाएंगे। भारतेंदु से पहले जो है, चाहे वो किशोरीलाल हो, चाहे जगन्नाथ मिश्र हो, इन्होंने प्रेम को अपने उपन्यास का जो है वो विषय बनाया है। ठीक है, इसी तरीके से अब किशोरीलाल गोस्वामी के बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, जैसे अंगूठी का नगीना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? अंगूठी का, अंगूठी का नगीना। कौन सा उपन्यास है? अंगूठी का नगीना। ठीक है, चलिए चलिए भाई, जितने मेरे साथी अभी लाइव आए हैं उन सब के स्वागत के लिए ये जोरदार इमोजी। ठीक है, चलिए, वेलकम है आप सबका। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये प्रेमाख्यानक उपन्यास धारा के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी और किशोरीलाल गोस्वामी आदि ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं? किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं? किसने? देवकी नंदन खत्री ने, गोपाल राम गहमरी ने, किशोरीलाल गोस्वामी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे? सामाजिक, ऐतिहासिक, जासूसी या फिर पौराणिक तरह के उपन्यास? बताइए। सवाल नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यहां पर देवकी नंदन खत्री की बात करें तो इनके यहां और गोपाल राम गहमरी, इनके यहां सिमिलरिटी है, समानता है। किस चीज की समानता है? तो देवकी नंदन खत्री के यहां भी आपको इस तरह के उपन्यास देखने के लिए मिल जाएंगे, और जो उपन्यास आपको गोपाल राम गहमरी के यहां देखने के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार से दोनों उपन्यासों को अगर हम एक उसमें बांटे तो सामाजिक उपन्यास तो हम नहीं कह सकते इसे, ऐतिहासिक उपन्यास भी नहीं कह सकते, जासूसी उपन्यास जो है वो देवकी नंदन खत्री के यहां भी मिल जाएगा, गोपाल राम गहमरी के यहां भी मिल जाएगा, और किशोरीलाल गोस्वामी के यहां भी मिल जाएगा। वस्तुतः किशोरीलाल गोस्वामी जो हैं वो किस तरह के हैं?
तो वो जो है ऐतिहासिक उपन्यास उन्होंने सबसे ज्यादा लिखा है। किस प्रकार के उपन्यास सबसे ज्यादा लिखा है इन्होंने? जासूसी, सॉरी, ऐतिहासिक उपन्यास इन्होंने सबसे अधिक लिखे हैं। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं। हिंदी भाषियों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करने वाली उपन्यास श्रृंखला चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? अब एक प्रकार से जैसे आप कोई फिल्म देखिए, जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब जब पहली फिल्म आई तो इतना बड़ा विषय बन गया कि भाई क्यों मार दिया, क्यों मार दिया, तो कहा भाई मार दिया, तो अगला पार्ट में हम बताएंगे कि क्यों मार दिया। इसी तरीके से चंद्रकांता का जो इतना औरा था, इतना लोगों ने पसंद किया कि लोगों के मन में आने लगा कि अच्छा बीरेंद्र वीर का क्या हुआ होगा, क्रूर सिंह का क्या हुआ होगा। तो ये जो एक सीरियल उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, चंद्रकांता संतति भी उन्होंने लिख दिया। तो इस प्रकार से ये राइट आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। क्या हो जाएगा? देवकी नंदन खत्री हो जाएगा। अगला सवाल है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, लज्जाराम मेहता, ब्रजनंदन सहाय और मन्नन द्विवेदी किस युग के उपन्यासकार हैं? ये किस युग के उपन्यासकार हैं? थोड़ा फटाफट हम लोग सवाल करेंगे। तो साथियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ये किसके हैं? ये तो द्विवेदी युग के हैं। मेहता जी भी हैं, ब्रजनंदन सहाय और मन्नन द्विवेदी, तो द्विवेदी युग है। स्वाभाविक रूप से द्विवेदी से भी हम इसमें तुक्का मार सकते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। अगला सवाल है, पूर्व प्रेमचंद युग में ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर लिखे गए उपन्यास रामलाल के लेखक कौन हैं? यानी प्रेमचंद से पहले ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर उपन्यास किसने लिखा है? ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर उपन्यास किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मन्नन द्विवेदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मन्नन द्विवेदी। चलिए फटाफट बताइए। जैसे इनका जो उपन्यास है रामलाल 1917 में लिखा गया। कब लिखा गया था? 1917 में लिखा गया। किस आधार पर है? ग्रामीण जीवन को आधार बना के लिखा गया उपन्यास है। इस प्रकार से मन्नन द्विवेदी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हो जाता है। अगला सवाल है, खड़ी बोली हिंदी की जवाबदानी तथा मुहावरों का ठाट प्रदर्शित करने वाले उपन्यासों में ठेठ हिंदी का ठाट और अधिकिला फूल का उपन्यासकार कौन है? बहुत आसान सा सवाल है, सभी लोग इसका जल्दी से जवाब देंगे। बहुत आसान सा सवाल है, इस सवाल में कोई भी कठिनाई नहीं है। चलिए फटाफट बताइए क्या सवाल है। सवाल है, खड़ी बोली हिंदी की जवाबदानी तथा मुहावरों का ठाट प्रदर्शित करने वाले उपन्यासों में ठेठ हिंदी ठाट और अधिकिला फूल यह किसकी रचना है? आसान सा सवाल है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसी तरीके से प्रिय प्रवास इनकी बहुत चर्चित रचना है। देखिए कौन सी रचना है? प्रिय प्रवास रचना है। प्रिय प्रवास में ऐसी क्या खास बात है? तो दरअसल अभी तक की स्थितियां जो थी वह समय के अनुसार दर्शाई गई थी। यानी पहले यह था कि अगर प्रेमी प्रेमिका को छोड़ के चला जाएगा तो प्रेमिका रह ही नहीं पाएगी, रोएगी, चिल्लाएगी, याद करेगी, बाबू मेरा छोड़ के कहां चला गया। लेकिन अब जो मॉडर्न प्रेमिकाएं हैं वो क्या कर रही हैं? ठीक है चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, एवी मैं तो खुद ही अपना जीवन जी लेगी, माई रूल माई लाइफ, पता नहीं क्या क्या, कैसे भी स्वाभाविक है, अच्छा भी है। तो जो इसी प्रकार की अवधारणा को प्रिय प्रवास में रखने का प्रयास किया गया। कृष्ण जी छोड़ के चले गए, हर बार तो राधा को कवि रुलाते थे, लेकिन इस बार इन्होंने कहा नहीं मैं रुलाऊंगा नहीं। राधा क्या बन जाती? समाज सेविका बन जाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ की राधा की अलग ही व्यवस्था है, अलग ही रूप देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं साथियों। सवाल है, पूर्व प्रेमचंद दौर में लिखे चर्चित सामाजिक उपन्यासों आदर्श हिंदू और हिंदू गृहस्थ का लेखक कौन है? चलिए चलिए बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर क्या है? लज्जाराम मेहता। कौन हो जाएंगे? लज्जाराम मेहता। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे इस सवाल को? तो सामाजिक उपन्यासों में आदर्श हिंदू, आपको क्या याद रखना है? जो आदर्श हिंदू है उसको लज्जा आती है। आदर्श हिंदू को क्या आती है? लज्जा आती है। इस तरीके से आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता का उपन्यास हो जाएगा, आदर्श हिंदू। ठीक है, एक और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है इसी दौर में, ब्रजनंदन सहाय का लाल चीन। जरूर याद रखिएगा, लाल चीन उपन्यास का नाम है। लाल चीन किसका है? ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास है। उपन्यास का नाम है लाल चीन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। रहस्य रोमांस से युक्त उपन्यासों के रचयिता हैं। रहस्य और रोमांस से युक्त उपन्यासों के रचयिता
कौन है? बहुत आसान सा सवाल ये भी है। देखिए, रहस्य और रोमांच, अब आप देखिए क्या है कि जैसे अय्यार, अय्यार का मतलब क्या है? जो रूप बदल लेंगे, आवाज बदल लेंगे, रंग बदल लेंगे, और उनके लिए क्या है? छद्म की पूरी पराकाष्ठा है। तो एक यक्रूर सिंह था, यक्रूर था ना, और उसके दो और साथ में रहते थे, यक्की यक्कू करता था। तो वो क्या करते थे? रहस्य भी था उनके यहाँ, रोमांच भी था। मैं कई बार ये है कि रात को देखने के लिए पिटा हूं, बहुत पहले आता था रात में चंद्रकांता, तो कई बार लाइट नहीं होती थी तो पड़ोस में चला जाता था, उनके यहाँ बैटरी रहती थी तो उसमें देख लेता था, या कई बार कोई व्यवस्था नहीं होती थी तो ट्रांजिस्टर में सुनता था कि अब क्या हुआ होगा। तो इतना ज्यादा रोमांच था उसमें, और इसके साथ साथ रहस्य भी था। तो इस प्रकार के उपन्यासों के रचयिता कौन है? देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। ठीक है, चलिए फटाफट लाइक करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अगला सवाल है, गोपाल राम गहमरी के उपन्यास किस श्रेणी में आते हैं? गोपाल राम गहमरी के उपन्यास किस श्रेणी में आते हैं? सामाजिक, जासूसी, रोमानी, या फिर राजनैतिक? किस प्रकार के उपन्यास के अंतर्गत ये आते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। तो गोपाल राम गहमरी किस तरह के उपन्यास लिखते हैं? तो इन्होंने जासूसी उपन्यास लिखा, और इन्होंने जासूस पत्रिका को भी निकाला। पत्रिका कौन सी निकाली? जासूस पत्रिका निकालना शुरू किया, और उसी में ये विशेषांक के रूप में उपन्यास भी लिखते हैं। और बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे, एक दो नहीं, सैकड़ों उपन्यास इनके देखने के लिए मिलते हैं जो इस तरह के थे, जिनका आधार क्या था? गोपाल राम गहमरी। ठीक है, अब इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कानन डायल कहा जाता है। किसका? तो हिंदी का कानन डायल इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलिए, अगला सवाल है, हिंदी का प्रथम हिंदी का प्रथम मौलिक सामाजिक उपन्यास कौन सा है? मौलिक और सामाजिक उपन्यास। अब देखिए, ये मैंने इसमें लिखा है, अगर केवल इसमें मौलिक लिखा जाता तो इसका जवाब अलग हो जाता, केवल सामाजिक लिखा जाता तो जवाब अलग हो जाता। लेकिन पूछा जा रहा है कि मौलिक भी है और सामाजिक भी है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक और सामाजिक उपन्यास कौन सा है? चंद्रकांता संतति, गुप्त गोदान, परीक्षा गुरु, या फिर गोदान? बहुत बढ़िया, ये भी सवाल है। देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा कि इसमें शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा कि यह हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास है। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना गया परीक्षा गुरु को, और इस प्रकार से हिंदी का प्रथम मौलिक सामाजिक उपन्यास, अंग्रेजी ढंग का हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास। इस तरह का कुछ भी सवाल बन सकता है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक सामाजिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। अंग्रेजी ढंग का लिखा गया हिंदी में पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। तो ये पूरी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है, तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के सबसे अग्रणी कौन थे? तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के सबसे अग्रणी कौन थे? तो यहां पर देवकी नंदन खत्री द राइट आंसर। निम्न भारतेंदु के उपन्यासों में किस रचना को यथार्थ परक कथानक, नए चरित्रांकन और सचेत औपन्यासिक कला की दृष्टि से सराहा जाता है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। जितने भी साथी देख रहे हैं फटाफट लाइक करिए। प्रश्न संख्या 19, देवरानी जेठानी मुंशी ईश्वरी प्रसाद, वामा शिक्षक मुंशी कल्याण राय, और भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। यथार्थ परक कथानक, नए चरित्रांकन और सचेत औपन्यासिक कला की दृष्टि से इसे सराहा जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, जवाब सारे लोग अगर देंगे तो मजा आएगा फिर। ठीक है, तो 1882 लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु 1882 लाला श्रीनिवास दास। क्या है ये? तो ये यथार्थ परक कथानक है, नए चरित्रांकन और सचेत औपन्यासिक कला की दृष्टि से सराहा जाता है। सवाल वही है, लेकिन इसका ढंग देखिए पूछने का बदल जा रहा है। अगला सवाल है, भारतेंदु युगीन उपन्यासकार नहीं है। भारतेंदु युगीन उपन्यासकार नहीं है। चलिए,
पहचानिए कि इनमें से कौन सा उपन्यासकार भारतेंदु युग का नहीं है। चलिए फटाफट बताइए। अब इसमें देखिए किशोरीलाल गोस्वामी ऐतिहासिक उपन्यास भी लिख रहे हैं, रहस्यवादी उपन्यास भी लिख रहे हैं, तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों में भी इन्होंने काम किया है। ये प्रेमचंद के पहले क्या रहे हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी। इसमें एक नाम आपको मिल रहा है बाल मुकुंद गुप्त। इन्होंने जो उपन्यास लेखन का काम किया है किस युग में किया है, द्विवेदी युग में। तो द्विवेदी युग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, हिंदी का प्रारंभिक नारी विमर्श प्रस्तावित करने वाली सीमांतनी उपदेश सन 1882 किसकी पुस्तक है। यह भी अच्छा और एक नए तरह का सवाल है। सवाल अगर नए तरह का हो तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, बात कर रहा है हिंदी का प्रारंभिक नारी विमर्श प्रस्तावित करने वाली सीमांतनी उपदेश किसकी पुस्तक है। पंजाब की एक शिक्षित महिला। ठीक है, अगला सवाल, कई इतिहासकारों द्वारा हिंदी का पहला उपन्यास माना जाने वाला देवरानी जेठानी की कहानी सन 1870 में किसकी रचना है। सन 1870 में किसकी रचना है देवरानी जेठानी की कहानी, गौरी दत्त। इसे हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना था, तो गोपाल राय ने। गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना था और यह उपन्यास है किसका, गौरी शंकर का है। किसका उपन्यास है, गौरी शंकर का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। सही है, 22 नंबर का जवाब हो गया। 23 नंबर लेते हैं। आचार्य शुक्ल द्वारा सामाजिक उपन्यास कहे जाने वाला भाग्यवती 1877 किसका उपन्यास है। तो यह भी किसका है, लाला भगवानी दीन का है। आसान सवाल है। भारतेंदु युगीन तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, गुप्त गोदान, भूतनाथ इत्यादि के लेखक कौन है। यह भी बहुत अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। यहां सभी रचनाएं दे दिया है एक साथ में, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहां पर एक तो पूछ सकता है कि भारतीय युग में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास को किसने लिखा, या चंद्रकांता उपन्यास किस काल में लिखा गया, यानी द्विवेदी युग में। चंद्रकांता संतति भी द्विवेदी युग में लिखा गया। नरेंद्र मोहिनी, गुप्त गोदान और भूतनाथ किस युग में लिखा गया, तो वो भी द्विवेदी युग में लिखा गया। यानी यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री। ठीक है, यही होगा। चलिए साथियों, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का सवाल लेते हैं। 25 नंबर का सवाल लेते हैं। भारतेंदु युग में अपने श्रेष्ठ जासूसी उपन्यासों के लिए किस लेखक को याद किया जाता है, तो गोपाल राम गहमरी को याद किया जाता है। ठेठ हिंदी का ठाठ, अभी अभी हम लोगों ने इसको देखा था। ठेठ हिंदी का ठाठ की रचनाकार कौन है, हरिऔध है। अगला सवाल, लज्जाराम शर्मा, हरिऔध, किशोरीलाल गोस्वामी, मन्नन द्विवेदी, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, गंगा प्रसाद गुप्त इत्यादि द्विवेदी युग के उपन्यासकारों ने औपन्यासिक लेखन कब शुरू किया। देखिए नए तरह का सवाल है, नए तरह का सवाल है। सवाल को ध्यान से एक बार पढ़िए और उसके बाद ही जवाब दीजिए, तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। चलिए साथियों, तो कौन आ रहा है, ज्योति जी, राधे जी, नम्रता जी, सुनीता, निशा, नम्रता, सोनालिका, स्वागत है सबका। चलिए वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं कि लज्जाराम शर्मा, हरिऔध, किशोरीलाल गोस्वामी इत्यादि ने उपन्यास लेखन का कार्य कब से शुरू किया। तो इन्होंने काम जो शुरू किया था वह भारतेंदु युग से इन्होंने काम शुरू कर दिया था। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये भारतेंदु युग से लेखन शुरू करते हैं और क्या हो जाता है, द्विवेदी युग में लिखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उल्टा कर दिया उन्होंने। प्रेमचंद जब उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे तो उनके उस दौर के उपन्यास कौन से हैं। यानी प्रेमचंद जब नवाब राय के रूप में लिखते थे तो उस समय उनके उपन्यास
कौन से हैं? यानी यहां पर सीधे सीधे सवाल पूछा जा रहा है प्रेमचंद के उपन्यासों के। प्रेमा और वरदान, रंगभूमि और करभूमि, गबन और गोदान, गबन और कायाकल्प। देखिए इनके सारे उपन्यास आपको याद होने चाहिए, इनके सारे ऑप्शन, सारे उपन्यास आपको याद होने चाहिए किसके? प्रेमचंद के। चलिए एक बार इनके उपन्यासों को आपको याद करना बता देते हैं, कैसे याद करेंगे इनके सारे उपन्यासों को, ठीक है। चलिए अब यहां बात करते हैं जो सबसे पहला उपन्यास है इनका, सबसे पहला उपन्यास कौन सा है? तो वैसे सबसे पहला उपन्यास इनका देवस्थान रहस्य माना जाता है। कौन सा? देवस्थान रहस्य है, ठीक है। वो कब लिखा गया? 1905 में, लेकिन ये हिंदी का उपन्यास नहीं है। फिर प्रेमा, प्रेमा इन्होंने कब लिखा था? 1907 में लिखा था। इसके बाद कौन सा उपन्यास लिखा उन्होंने? सेवा सदन, एस फॉर सेवा सदन। वरदान, एस वी फॉर वरदान, पी फॉर प्रेमाश्रम, आर फॉर रंगभूमि, के फॉर कायाकल्प, एन फॉर निर्मला, जी फॉर गबन और के फॉर कर्मभूमि और जी फॉर गोदान। ये इसका क्रम हो गया। अब इसे कैसे याद रखेंगे? SVP RKNG KG, ठीक है। SVP RKNG KG ऐसे याद रखना है। SVP तो यहां पर क्या हो जाएगा? SVP, फिर क्या हो जाएगा? RKN, फिर GK और फिर G। ये कुल मिलाकर इनके सारे उपन्यास जो महत्वपूर्ण हैं वो याद हो गए। और इन्हीं उपन्यासों का कई बार सीधे सीधे क्रम भी पूछ लिया जाता है कि किस क्रम में लिखे गए। अब जो सवाल पूछा जा रहा है कि जब ये नवाब राय के नाम से लिखते थे तो उस दौर में कौन सा ऐसा उपन्यास है? तो प्रेमा और वरदान, प्रेमा और वरदान उपन्यास है जो उर्दू लेखन के समय मिलते हैं। तो जैसे हमने प्रेमा लिखा तो प्रेमा का समय क्या है? 1907 है। प्रेमा का समय क्या है? 1907 है। और वरदान का समय क्या है? 1921 है। यानी 1907 और 1921, प्रेमा और वरदान इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले सवाल में बढ़ते हैं। कलात्मक दृष्टि से प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास कौन सा माना जाता है? कलात्मक दृष्टिकोण से पहला प्रौढ़ उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इनका पहला प्रौढ़ उपन्यास जो माना जाता है सेवा सदन 1918। कौन सा माना जाता है? सेवा सदन 1918। अब यह किस समस्या पर आधारित उपन्यास है? तो यह समस्या है वेश्यावृत्ति। किस समस्या पर आधारित उपन्यास है? तो वेश्यावृत्ति पर आधारित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। चलिए निशा पटेल जी, बहुत बहुत आभार आपका। लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, कभी भी देखिए, काम करेगी। तो कलात्मक दृष्टि से प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास किसको माना जाता है? तो पहला प्रौढ़ उपन्यास 1918 का है ये, और वेश्या जीवन से संबंधित उपन्यास है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, सेवा सदन। यह भी पूछा जाएगा कि इन उपन्यासों का जो नामकरण है वो किस आधार पर हुआ है? सेवा सदन को बाजारे हुस्न के नाम से 1917 में निकाला गया था। किस नाम से? बाजारे हुस्न के नाम से। बाजारे हुस्न के नाम से कब निकाला गया था? 1917 में निकाला गया था। अब सारे उपन्यासों का जो अनुवाद है वह भी याद रखना होगा, खास करके प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं उन सबके आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए आपको याद कराते हैं कैसे याद रखना है। बहुत आसान सा ट्रिक लेते हैं। असरारे माविद, क्या नाम है? असरारे माविद, असरारे माविद। ये क्या हो जाता है? देवस्थान, देवस्थान रहस्य, देवस्थान रहस्य। कैसे याद रखेंगे ये कि असरारे माविद? देखिए क्या लोग कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि भैया दवा और दारू दोनों काम करती है। तो दारू की तो बात नहीं करूंगा भाई, पता नहीं फायदा करती कि नहीं करती, मैं तो नहीं जानता, लेकिन दवा फायदा करती है। लेकिन दवा भी जब काम न करे तो दुआ के लिए लोग जाते हैं। कहां जाते हैं? तो दुआ के लिए देव जाते हैं, जब असर कोई चीज नहीं करता। तो बस असरारे, असरारे देवस्थान, ऐसे याद रखना है कि जब कोई चीज असर नहीं करती तो हम कहां जाते हैं? देवस्थान जाते हैं। तो असरारे माविद देवस्थान रहस्य हो गया। हम खुरमा व हम सबाब
क्या हो गया, हम शब्द आ गया है, तो हम जैसे आ जाएगा हमको तुरंत याद रख लेना है कि हम का मतलब क्या होता है, दो, और इनके उपन्यास का नाम क्या है, दो सखियां, प्रेम अर्थात दो सखियों का विवाह। ठीक है, फिर आता है किशना, क्या आ जाता है, किशना। अब देखिए सही सही किसान है तो उसको किशन कहेंगे, और अगर वो गबन कर लेगा, क्या करेगा, गबन, तो उसको क्या कहेंगे, किसना कहेंगे। यानी सामान्य सा किसान है तो किसन होगा, और गबन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, किसना हो जाएगा। तो यह भी आपको याद रहेगा। जलवाए ईसार, जलवाए 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 ईसार, जलवाए ईसार किसकी रचना है, मतलब इसका वरदान हिंदी में अनुवाद हो जाता है। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए जब देवी देवता आशीर्वाद देते हैं तो क्या निकलता है, जलवाए ईसार, ईसार का मतलब ईश्वर, जलाए मतलब जला देते हैं। अब मान लीजिए अगर उनका हाथ है तो सांस से क्या निकलती है, रे निकलती है, रे निकलती है ना, इस तरह से जलता रहता है। तो जलवाए ईसार क्या रचना का नाम हो जाएगा, वरदान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बाजारे हुस्न, अब बाजार में क्या मिलता है, हुस्न भी मिलता है। आजकल क्या हो रहा है, बाजार में आपको हुस्न भी मिल जाएगा, यानी बाजारे हुस्न, क्या मतलब क्या हुआ, बाजार में हुस्न क्यों है, सेवा सदन, सेवा सदन। एक गाना है, हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है सजा पाने को, मेरे दी, अच्छा का उल्टा कर दिया क्या, पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है सजा पाने को। ठीक है, तो हुस्न हाजिर है सजा पाने को, तो क्या याद रखेंगे, हुस्न कहां हाजिर है, सेवा के लिए, तो बाजारे हुस्न क्या हो जाएगा, सेवा सदन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद करें। चौगाने हस्ती, चौगाने हस्ती, अगर आपको चौगान खेल के अपनी हस्ती दिखाना है तो हस्ती दिखाने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, रंगभूमि में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, चौगाने हस्ती रंगभूमि हो जाएगा। इस तरह से ये, अब आपको कोई भी उपन्यास अगर इनका उर्दू से हिंदी अनुवाद अगर भूल गया और इन उपन्यासों का अगर क्रम भूल गया तो ऐसा खोपड़ी तोड़ेंगे ना, आपको मैं क्या ही बताऊं। निशा जी कह रहे कोई पत्थर से न हमारे दीवाने को, हाँ बहुत बढ़िया, यही वाला गाना था, हम गाना भूल जाते हैं यार, क्या बताएं। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। प्रेमचंद ने पहली बार किस उपन्यास में मध्यवर्गीय व्यक्ति के जीवन की विडंबनाओं को व्यक्त किया है। भाई ये तो बहुत तगड़ा सवाल है। मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओं का वर्णन कहां पर किया गया है, तो यहां पर 1918 में जो उपन्यास लिखा गया, उपन्यास का नाम क्या था, सेवा सदन था। और बाजारे हुस्न, यानी बाजार में क्या होती है, सेवा होती है, हुस्न मिलता है। तो कैसे याद रखेंगे, 1918 का सेवा सदन इज द राइट आंसर। किन उपन्यासों में प्रेमचंद ने किसान जीवन की त्रासदियों को भारा है, ध्यान रखिएगा, इनका जो उपन्यास है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें किसान जीवन की अभिव्यक्ति की गई है। भाई इतने सारे लोग लाइव हो और लाइक इतने कम है, लाइक करने में क्या अंगूठा काट लिया जाएगा क्या, नहीं भाई। चलिए फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए। किन उपन्यासों में प्रेमचंद ने किसान जीवन की त्रासदियों को भारा है, किसान जीवन की त्रासदियों को भारा है, अच्छा सवाल है। तो यहां पर प्रेम आश्रम और वरदान क्या किया है, किसान जीवन की त्रासदियों को उभारा है। अब देखिए जो प्रेम आश्रम का ही अगला रूप है, प्रेम आश्रम की जो बहुत सारी बातें हैं और समस्याएं हैं उसको ग्लोबल रूप में दर्शाने का काम कहां किया गया है, 1936 के उपन्यास, क्या नाम था, गोदान। गोदान उपन्यास में 1936 में जो लिखा जाता है, प्रेमाश्रम की जो बातें हैं उसको पूर्ण करने के लिए लिखा जाता है, और इसे कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो प्रेमाश्रम में और वरदान में जीवन की त्रासदियों को, किसकी जीवन की त्रासदियों को, किसान जीवन की त्रासदियों को उभारा गया है। अगला सवाल है साथियों, माना भारतीय किसान के शोषण और संघर्ष की महागाथा प्रेमचंद ने किस उपन्यास में दर्ज की है, किस उपन्यास में दर्ज की है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था गोदान उपन्यास। अपने किन उपन्यासों में प्रेमचंद ठेठ यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, किस किस उपन्यास में अपनाते हैं, तो उन्होंने निर्मला और सेवा सदन में, ठीक है, निर्मला और गोदान में, सेवा सदन और वरदान में, प्रेमा और सेवाश्रम में, गबन और कायाकल में क्या उन्होंने यथार्थवादी, और यथार्थवाद में भी कैसा, कोरा ठेठ यथार्थवाद किसमें अपनाया है, यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा। चलिए फटाफट बताइए। तो इसमें उन्होंने
निर्मला और गोदान दोनों में क्या किया है, ठेठ यथार्थवाद का चित्रण किया है। राय साहब को किस चीज की चिंता है कि भाई हमारी हस्ती मिटने वाली है। उधर गोबर को पहले मालूम चल जाता है कि गांव में रह के काम नहीं होगा, वो फैक्ट्री में काम करने के लिए, एक मध्यवर्ग बनने के लिए निकल जाता है शहर की ओर। जाति प्रथा टूट रही है। एक प्रकार से पहले ही सारी चीजों को अभित कर दिया गया, इंगित कर दिया गया कि आगे क्या होने वाला है। तो ठेठ यथार्थवादी दृष्टिकोण किसमें अपनाया गया है, निर्मला और गोदान नामक उपन्यासों में अपनाया गया है। चलिए, हरे कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ने कई यादगार चरित्रों की रचना की। इन मायने में वे माहिर खिलाड़ी हैं। प्रेमचंद युग के किस उपन्यासकार के संदर्भ में उपयुक्त पंक्तियां सटीक बैठती हैं, उपरोक्त पंक्तियां सटीक बैठती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक जो उपन्यास का लेखक था उसने एक काम किया कि अभिजात वर्ग के बड़े बड़े नाम ईश्वर के नाम पर नायक बनाए गए, यानी जो वास्तविक छोटा पात्र है वह कभी उपन्यास का नायक बन ही नहीं पाया। तो इस प्रकार से गोबर, धनिया, सिलिया, झुनिया, माता दीन, दाता दीन, यानी गोबर जैसा शब्द भी पात्र के रूप में आ सकता है। सिलिया, सिलिया जानते क्या कहते, एक गाना था, सिली सिलिया ये हवा, ऐसे गाना था ना। तो सिलिया, सिलिया का मतलब एक सिल होता है। सिल क्या होता है, पत्थर की चीज होती है जिसपे आप क्या करते हैं, चटनी वगैरह पीसते हैं। तो सिलिया, सील से सिलिया शब्द बन गया। तो गोबर, सिलिया, इस तरह के नामकरण उन्होंने किए, नए तरह के पात्रों को उपन्यास में जगह दिया। प्रेमचंद राइट आंसर। कंकाल तितली इरावती उपन्यास किसके हैं, कंकाल तितली और इरावती उपन्यास किसके हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए चलिए फटाफट, बहुत अच्छा सवाल है। 35। चलिए, तो यहां पर क्या है कि सारे उपन्यास किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के हैं। देहाती दुनिया किसकी रचना है, देहाती दुनिया किसकी रचना है, तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है। और यह किस प्रकार का उपन्यास है, तो यह किसका उपन्यास है, शिव पूजन सहाय का है। किस प्रकार का उपन्यास है, तो नाम भी इसका देहाती है और काम भी इसका क्या है, देहाती है। मैंने पढ़ा है, निशा जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उपन्यास है, सबको पढ़ना ही चाहिए। हृदय की प्यास तथा अमर अभिलाषा जैसे प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के लेखक कौन है, यह उपन्यास किसने लिखा है, तो चतुरसेन शास्त्री। विराटा के पद्मिनी, गढ़कुंडार, मृगनयनी तथा महारानी लक्ष्मीबाई इत्यादि ऐतिहासिक उपन्यासों के लेखक कौन है, ऐतिहासिक उपन्यासों के लेखक कौन है, वृंदावन लाल वर्मा। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा रचनाकार ऐसा है जो ऐतिहासिक उपन्यासकार है, तो उसमें आप वृंदावन लाल वर्मा का नाम अग्रणी रखेंगे। अगला सवाल है, परख, सुनीता तथा कल्याणी इत्यादि प्रेमचंद युग में लिखे सामाजिक उपन्यासों के लेखक कौन है। देखिए, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, ये सारे किसके उपन्यास हैं, जैनेन्द्र के हैं। और मनोविश्लेषणवाद का जनक भी इनको कहा जाता है। इनके जो उपन्यास हैं काम और आध्यात्म चेतना पर आधारित हैं, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद पर आधारित हैं। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया तथा सन्यासी चर्चित प्रेमचंद युगीन उपन्यास किसके हैं। चलिए फटाफट बताइए। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इलाचंद जोशी, इलाचंद जोशी राइट आंसर हो जाएगा। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया और सन्यासी किसके उपन्यास हैं, तो इलाचंद जोशी के हैं। ये भी मनोविश्लेषणवाद की उपन्यासकार हैं। अगला है, प्रसाद, शिवपूजन सहाय, चतुरसेन शास्त्री, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, उग्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी इत्यादि ने उपन्यास लेखन किस युग में प्रारंभ किया था, किस युग में इन्होंने उपन्यास लेखन प्रारंभ किया था, यहां ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद युग में। अगला सवाल है, भगवती प्रसाद वाजपेयी, ऋषभ चरण जैन, जेपी श्रीवास्तव, सुदर्शन किस युग के रचनाकार हैं, किस युग के रचनाकार हैं, तो ये प्रेमचंद युग के रचनाकार हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी, ऋषभ चरण जैन, जेपी श्रीवास्तव, सुदर्शन किस युग के रचनाकार हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, किस युग के रचनाकार हैं, तो आप बताएंगे कि यह प्रेमचंद युग के रचनाकार हैं। प्रेमचंदोत्तर युग में उभरे रचनाकारों में उग्र, चतुरसेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अस्क,
अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, भगवती चरण वर्मा इत्यादि किस प्रकार के उपन्यास मुख्य रूप से लिखे? सामाजिक, मनोविश्लेषणात्मक, साम्यवादी या फिर ऐतिहासिक उपन्यास? चलिए फटाफट बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान ध्यान रखिएगा इन्होंने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। तो प्रेमचंद युग में उभरे रचनाकारों में उग्र आ जाते हैं, चतुरसेन शास्त्री आ जाते हैं, उपेन्द्र नाथ अस्क आ जाते हैं, अमृतलाल नागर आ जाते हैं, भगवती चरण वर्मा भी आ जाते हैं। किस प्रकार के उपन्यास मुख्य रूप से लिखे? अब ध्यान रखना, जिस समय ये उभर रहे थे उस समय किस प्रकार का उपन्यास लिखा? तो उस समय ये सब सामाजिक उपन्यास लिख रहे थे। तो बाद में तो इनकी धाराएं परिवर्तित हो जाती, धाराएं चेंज हो जाती हैं, लेकिन जब प्रेमचंद युग में ये रचनाकार आते हैं तो सामाजिक उपन्यास ही पहले लिखते हैं। अगला सवाल है, सितारों के खेल, गिरती दीवारें इत्यादि चर्चित सामाजिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। देखिए जितने भी इनके उपन्यास हम याद करेंगे, किससे जोड़कर याद करेंगे? इससे जोड़कर याद करेंगे। यार आंख से आंसू दिखाना था। चलिए फिर से बड़ी बड़ी आंखें निकालते हैं और ये रो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अस्क देखना है। क्या अस्क? अस्क से जोड़कर ही इनके सारे उपन्यासों को याद रखना है। सितारों का खेल, सितारों का खेल बिगड़े तो अस्क निकलने लगेगा। गिरती दीवारें, दीवार भी गिर जाएगी तब भी क्या निकलेगा? अस्क निकलेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इनकी रचनाओं को अस्क से जोड़कर हम सब याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में नग्न यथार्थवाद का चित्रण करने वाले विवादास्पद उपन्यास बुधुआ की बेटी, गर्म राख, दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतूत किसके लेखक हैं? तो इन्हें प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है। कैसा माना जाता है? प्रकृतिवादी, प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है। उपन्यासकार माना जाता है। किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? तो ये प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं। कैसे उपन्यासकार हैं? प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं। और प्रकृतिवाद का जनक कौन माना जाता है? तो जोला माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जोला। एक गाना था ना कि हम झोला उठा के चलें, नदियां मध्यम लगती हैं, हम समुंदर के अंदर चले, हम चले ओ रामचंद्र जी। तो जोला, जोला आप याद रखिएगा, प्रकृति याद रखिएगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। राइट आंसर होगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र के रचना धर्म को घासलेटी साहित्य भी कहा जा चुका है। अगला सवाल है कि किस प्रेम चंदोत्तर कथाकार पर घासलेटी साहित्य का लेखक चिपका हुआ है? बस वही उग्र है। इनकी रचनाओं को क्या कहा गया? नग्न चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है यथार्थवाद का। देखिए किसी चीज को हूबहू भी दिखाना काव्य या कला का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है। चीजों को आप ऐसा प्रदर्शित करिए कि अपने आप उसमें सारी चीजें निकल कर चली आए और उसी के लिए निकल कर आए जो सहृदय है, जो सिंप्लीफाई हो सकता है, जो साधारणीकृत हो सकता है। ठीक है, हाँ तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें और सबही नचावत राम गोसाई बेहतरीन सामाजिक उपन्यास किसने लिखे हैं? भगवती चरण वर्मा। 1934 में चित्रलेखा लिखा गया और इस उपन्यास को तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जो हिंदी का व्यक्ति है उसे भी पढ़ना चाहिए और जो हिंदी का व्यक्ति नहीं भी है उसे भी पढ़ना चाहिए। कौन सा उपन्यास पढ़ना चाहिए? चित्रलेखा। क्या है इस उपन्यास में? तो है पाप पुण्य का, पाप पुण्य का लेखा जोखा, लेखा जोखा। ठीक है, कि पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं, इसी चीज को दिखाने का प्रयास इस रचना में किया गया है। चलते चलते यथार्थ के आगे, टूटा टी सेट, सपना बिक गया इत्यादि सामाजिक मान्यताओं और व्यक्ति स्वतंत्रता का द्वंद्व प्रदर्शित करने वाले उपन्यासों के लेखक कौन हैं? ठीक है, भगवती प्रसाद वाजपेयी द राइट आंसर। चलते चलते यथार्थ के आगे, टूटा टी सेट, सपना बिक गया इत्यादि सामाजिक मान्यताओं और व्यक्ति स्वतंत्रता का द्वंद्व प्रदर्शित करने वाले उपन्यास कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। ठीक है, अगले सवाल बढ़ते हैं। बूंद और समुद्र, नाचो बहुत गोपाल
जैसे उपन्यासों के लेखक कौन हैं? अब देखिए ये सवाल तो बहुत आसान है, मैं चाहता हूं कि इसका सब लोग फटाफट जवाब दें। पहले 49 का देखिए, इसमें एक उपन्यासकार हैं जिन्होंने क्या काम किया है, जीवनी परक उपन्यास लिखा है। जीवनी परक उपन्यास लिखा है। तो जीवनी परक उपन्यासों में भगवती प्रसाद वाजपेयी, अमृतलाल नागर, उदय शंकर भट्ट, भगवती चरण वर्मा कौन प्रसिद्ध हैं? तो अमृतलाल नागर इज द राइट आंसर। सर जी किताब लाइब्रेरी में शामिल कर दीजिएगा प्लीज। किस लाइब्रेरी में? मैं नहीं समझ पाया। अच्छा, भगवती चरण वर्मा की, ठीक है। मैं पीडीएफ डाल दूंगा एलटी का पेपर के बाद, इसका पीडीएफ डाल दूंगा, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा। 50वां सवाल, प्रेमचंदोत्तर सामाजिक उपन्यास परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यास सागर लहरे और मनुष्य, डॉक्टर शेफाली शेष और लोक परलोक किसकी रचना है? चलिए, यह भी अच्छा सवाल है। प्रश्न संख्या 50 है। अब देखिए, यहां पर प्रेमचंदोत्तर सामाजिक उपन्यास परंपरा में विकसित करने वाले उपन्यास सागर लहरे मनुष्य। सागर लहरे मनुष्य, अब इसमें देखिए लहर और मनुष्य, लहर अगर ऊपर गिरे जाएगी तो क्या करेगी? भट्ट से नीचे गिर जाएगी। डॉक्टर शेफाली शेष से रो लोक परलोक, तो यहां पर उदय शंकर भट्ट रचना हो जाएगी। आपका सेंटर प्रयागराज में है मितु द्विवेदी जी। चलिए, तो जितने भी लोग प्रयागराज में हैं, प्रयास किया जाएगा कि उनसे मुलाकात हो। बहरहाल मैं प्रयागराज में नहीं होऊंगा, किसी दूसरे शहर में प्रयास कर रहा हूं कि साथियों से जाके मुलाकात करूं, देखिए क्या हो पाता है। अगला सवाल है, धर्मपुत्र, खग्रास, गोली इत्यादि सामाजिक उपन्यास लिखने वाले लेखक का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री द राइट आंसर। धर्मपुत्र, खग्रास, गोली इत्यादि सामाजिक उपन्यास किसने लिखे हैं? तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री। ठीक है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशिकांत, तट के बंधन जैसे राजनीतिक संदर्भों में मध्यवर्गीय समाज के मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत करने वाले उपन्यासों के लेखक कौन है? देखिए, इसको कैसे याद रखना है, इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रखना है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो निशा यानी रात्रि में सोता है, तो रात्रि में सभी सोते हैं। तट के बंधन कहां रहता है? जहां पर कोई समुद्र है उसी तट के बंधन पे रहता है। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? तो जो समुद्र में सोता है, यानी उसको हम क्या कहेंगे? विष्णु कहेंगे। विष्णु प्रभाकर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, गोद अंतिम नारी इत्यादि किसकी रचना है? तो देखिए, इसको हम एक ट्रिक से लिखेंगे कि अंतिम इच्छा है। क्या अंतिम इच्छा है? कि मैं अपने गोद में नारी को बिठाऊं। ठीक है, अब इसको अगर ऐसे मजाक मजाक में याद कर लेंगे तब भी याद हो जाएगा कि अंतिम इच्छा क्या है? कि मैं नारी को अपने गोद में बिठाऊं। अब ये जो रचना है ये किसकी है? तो इसको भी याद कर लीजिएगा। तो ये है सियाराम शरण गुप्त की। किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की, गोद, अंतिम और नारी। अगला सवाल है, सिगमंड फ्राइड, एडलर यूंग, एस्टेकेल, एस्ली, एलिस हेवलॉक इत्यादि प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारकों का गहरा असर हिंदी के किस उपन्यास धारा पर पड़ता है? देखिए, तो ये एक विचारक हैं जिनका नाम है सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड ने क्या काम किया कि ये बचपन से ही कुछ डिफरेंट, कुछ अलग करना चाहते थे। स्कूल छोड़ देते हैं और घर में ये अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। थोड़े से बड़े हो जाने के बाद इन्होंने अफीम पर एक्सपेरिमेंट किया। व्हाट इज अफीम? अफीम का मतलब होता है पोस्ता। पोस्ता जो होता है वो जो फल बनता है, तो उस ढोल में जिसमें फल भरा होता है, छोटे छोटे दाने भरे होते हैं, उसमें चीरा लगा देने से जो उसमें गोंद एकत्रित होती है, दूध जो एकत्रित होता है, वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका, जिसको बहुत सारे लोग मालवी कहते माल फूक फूक, एक गाना था ना, माल फूक फूक रानी। तो माल फूकने का मतलब क्या है? कि यही सारी चीजें, गांजा भी आ जाता है उसमें, चरस भी आ जाता है, हेरोइन भी आ जाता है। तो चरस, हेरोइन और ये सारी चीजें जो है वो ये इसी से बनाई जाती है। तो कुल मिलाकर
जो इस धारा पर किसका प्रभाव पड़ा है, तो वो प्रभाव पड़ा है किसका, सिगमंड फ्राइड का, तो एडलर का, यूंग का, स्टील का, एरिस्टॉटल इत्यादि का। तो किसका पड़ा है, मार्क्सवादी विचारधारा का। किसका, मार्क्सवादी विचारधारा का। तो राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी। देखिए अब इसमें मार्क्सवाद है नहीं ऑप्शन में, मार्क्सवाद नहीं है ऑप्शन में। चलिए बताइए, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। हाँ, तो ये मनोविश्लेषणवादी हैं। इनका कहना था कि हमारे अंदर एक अवचेतन मन है। मैं भूल गया क्या बता रहा था भूलने की थोड़ी ज्यादा आदत हो गई है। तो फ्रायड क्या किया कि उसने अफीम खिलाकर लोगों का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, और ये काफी हद तक सफल भी रहा, लेकिन बाद में इसमें काफी परिवर्तन भी किए गए। यानी अफीम खिलाकर लोगों को सुला देना या उनकी चिकित्सा करना या उनका ऑपरेशन करना, इस तरीके से यात्रा शुरू होती है सिगमंड फ्राइड का। सिगमंड फ्राइड ये कहते हैं कि हम अपने अवचेतन मन में, अपनी फैंटेसी में वही सारे काम सोचते हैं जो हम अपने वास्तविक जीवन में नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने पहली बार सपनों की दुनिया को समझाने का काम किया कि हम जो सपने देखते हैं वो सपने भी हमारे किसी न किसी तरह से जीवन से जुड़े हैं या उनसे वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जैनेन्द्र अज्ञे, इलाचंद जोशी, भगवती चरण वर्मा, देवराज इत्यादि किस धारा के उपन्यासकार हैं? राइट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणवादी। प्रेत और छाया, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ, सुबह के भूले इत्यादि व्यक्ति के असामान्य आचरण, व्यवहार और दमित कामनाओं का चित्रण करने वाले मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इलाचंद जोशी। अब ध्यान रखिएगा कि ऐसे याद रखेंगे कि एक व्यक्ति है, जब वो इलायची खाता है तो जोश में आ जाता है। क्या खाता है? चलिए, तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो ये उपन्यास है ये किस प्रकार के उपन्यास है, तो ये असामान्य आचरण, व्यवहार और दमित कामनाओं का चित्रण करने वाले मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो एक गाना था, क्या गाना था? हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में, यू ना आंखें दिखा सैलरू सैलरे, ये गाना था ना। तो उसमें क्या है, कैसे याद रखेंगे? इलाचंद जोशी, कोई नाम है इलाचंद, वो जोश में कब आते हैं? जब वो इलायची खा लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? प्रेत की छाया, सन्यासी भी क्या खाते हैं? इलायची खाते हैं। पर्दे की रानी, पर्दे की रानी क्या करती है? इलायची खा के पर्दे पे आती, कहीं मैं किसी से बोलूं और मेरा मुंह से बदबू ना जाए ना। मुक्ति पथ, सुबह के भूले इत्यादि सारी रचनाओं को आप इस तरह से इनसे जोड़ के याद कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, फ्राइडियन मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित उपन्यासों में टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव और चित्रलेखा और जैसे उपन्यासों के लेखक कौन हैं? चलिए फटाफट बताइए। देखिए यहां पर भगवती चरण वर्मा का नाम आता है। मैंने आपको बार बार बताया कि इस दुनिया में पाप और पुण्य, सही और गलत दोनों की कोई धारणा ही नहीं है। यह उपन्यास इतना चर्चित हुआ भगवती चरण वर्मा का, किसमें बताया गया कि मतलब दो शिष्य हैं। एक क्या करता है कि भोग विलास में एकदम डूब जाता है, और एक शिष्य है जो क्या करता है कि सन्यासी बन जाता है। तो अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो भोग विलास करने वाला व्यक्ति है वो ज्यादा सुखी है और वही सफल है। लेकिन बरक्स जो सन्यासी है, अंत में उसकी जो सन्यास है वो भी टूट जाता है। तो ये अंत में निकलता है कि अपनी आत्मा को अगर हम संयमित करके, अपनी आत्मा को हम तड़पा के अगर कुछ हासिल कर रहे हैं या ईश्वर तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो गलत है। यानी आपका मन कर रहा है कि रसगुल्ला खा ले, लेकिन कहने रसगुल्ला नहीं खाएंगे। किसी नारी को देखने का मन कर रहा है, वाह कितनी सुंदर कन्या है, देखने का मन कर रहा है, लेकिन ना देखेंगे नहीं, गलत बात है। तो आप इस तरीके से एक अपने मन को भी तो क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, मन को भी तो बांध रहे हैं। तो इस प्रकार की धारणा दिखाई गई कि भाई दोनों चीजें सही गलत जैसी कुछ भी नहीं होता है, वोट जिसका ज्यादा जिस पे है वही सही होता है। यानी भगवती चरण वर्मा इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, नगरीय जीवन की व्यक्ति केंद्रित समस्याओं का मनोवैज्ञानिक पड़ताल करने वाले उपन्यासों में परख, सुनीता त्यागपत्र और कल्याणी के रचनाकार कौन है? चलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सवालों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, फटाफट हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। तो जैनेन्द्र द राइट आंसर, यानी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार ये हैं।
ठीक है, फ्रायड के मनोविश्लेषण पर आधारित इनके उपन्यास हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला उपन्यास है, अगले, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, शिखर एक जीवनी के लेखक कौन है? देखिए भारत में और विश्व में जहां पर फ्रायड चल रहे थे, एक तरफ चल रहे थे कार्ल मार्क्स के बरस या कार्ल मार्क्स के विरोध में एक नई विचारधारा का जन्म हो रहा था, जिसे हम अस्तित्ववाद के नाम से जानते हैं। और अस्तित्ववादी दर्शन से काफी कुछ प्रभावित थे आपके आगे, तो अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी से प्रभावित है। और साथियों जो शेखर एक जीवनी है 1940 का उपन्यास है, ये 2 भागों में है और इस उपन्यास को भी सबको पढ़ना चाहिए। यहां तक उन लोगों को भी पढ़ना चाहिए जो लोगों का हिंदी से कोई लेना देना ही नहीं है, उनको भी उपन्यास पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि यह उपन्यास एक रात्रि में लिखा गया और इस उपन्यास में बताया गया है कि अगर आपको यह मालूम चल जाए कि मुझे कल मर जाना है तो आपके मन में क्या क्या विचार आएंगे। इसीलिए इस उपन्यास को पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया, फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है और बहुत ही क्रांतिकारी उपन्यास है। तो इस उपन्यास को आप जरूर पढ़िए। और उसमें वो अलग अलग स्त्रियों से अपने स्वाभाविक आकर्षण की बात करता है और जिसमें उसकी चचेरी बहन भी शामिल है। तो जिसमें यह दिखाया गया है कि हम कुल मिलाकर क्या है, एक पशु हैं, यानी सभी जो स्त्री पुरुष हैं एक प्रकार के क्या हैं, पशु हैं। बस हम पशुओं से थोड़ा सा ज्यादा सुधरे हुए हैं, बाकी हमारे अंदर पशुता भी भरी पड़ी है। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? वो आगे हो जाएगा। अगला सवाल है, स्त्री पुरुष संबंधों की मनोविश्लेषणात्मक प्रस्तुति करने वाले उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता किसकी रचना है? चलिए बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। देखिए सुधा और चंद्र की प्रेम कहानी है, धर्मवीर भारती। अब अगर मान लीजिए कोई इलाहाबाद में तैयारी करने आता है, सिविल सर्विसेज की तैयारी, टीजीटी पीजीटी की तैयारी, तो उसके सीनियर्स क्या करते हैं कि बेटा तुमने अभी सुधा चंद्र की कहानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कौन सी? गुनाहों का देवता। अब एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति कहां टहल रहा था स्टेशन पर और हाथ में चप्पल लेके टहल रहा था। तो लोगों ने कहा भाई तुम हाथ में चप्पल लेके क्यों टहल रहे हो? चप्पल तो पैर में पहनने वाली चीज है। कहा मैंने ये रचना पढ़ी। कौन सी रचना पढ़ी? भैया मैंने पढ़ लिया गुनाहों का देवता और मैं धर्मवीर भारती से इतना ज्यादा गुस्से में हूं कि अगर वो कहीं मिल जाए तो मैं उनको इसी चप्पल से कूट दूं। क्यों कूट दूं? क्योंकि इतना सुधा चंद्र को इतना ज्यादा तड़पाने की, इतना ज्यादा अलग करने की क्या जरूरत थी? भाई तुम लेखक के रूप में लिख रहे थे तो मिला भी तो सकते थे, क्यों तुमने ऐसा किया? तो ऐसी प्रेम कहानी है जो आपको रुला देती है, सुधा चंद्र की प्रेम कहानी। अगर नहीं पढ़ा है किसी ने तो इस उपन्यास को भी पढ़ना चाहिए। गुनाहों का देवता महत्वपूर्ण है, इसी तरीके से सूरज का 7वां घोड़ा यह भी महत्वपूर्ण है। शिक्षित मध्यवर्ग के करुण यथार्थ का मनोवैज्ञानिक चित्रण करने वाले उपन्यासों में पथ की खोज, बाहर भीतर, अजय की डायरी, यह किसके उपन्यास हैं? तो ये किसके हैं? डॉक्टर देवराज इज द राइट आंसर। ये भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे। निर्मल वर्मा का प्रसिद्ध मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास कौन है? निर्मल वर्मा, ध्यान रखिएगा, निर्मल वर्मा ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, निर्मल वर्मा। अब देखिए निर्मल वर्मा जो उपन्यासकार हैं इनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? वे दिन। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है वे दिन। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अगला सवाल है, रचनाकार का कौन सा युग्म सही है? तंतु जाल डॉक्टर रघुवंश, लौटती लहरों की बांसुरी भारत भूषण अग्रवाल, सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सांचा प्रभाकर वाजपेयी। ऑप्शन है आपके ए में पहला, बी में तीसरा, सी में कोई नहीं और डी में सभी सही है। अरे भैया लोगों 100 लाइक पहुंचाओ यार जल्दी से फटाफट। 63 नंबर का। देखिए यहां पर सभी सही है, ऑल जो ऑप्शन इज राइट। रचनाकार में कौन सी युग्म सही है? तो तंतुजाल रघुवंश का, लौटती लहरों की बांसुरी भारत भूषण अग्रवाल का, सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, सांचा प्रभाकर वाजपेयी का। यानी सभी ऑप्शन इसके सही हैं, सभी ऑप्शन इसके राइट हैं। अगला सवाल, साम्यवादी उपन्यास परंपरा के प्रारंभिक उपन्यास सिंह सेनापति एवं बोलगा से गंगा के लेखक कौन हैं? बहुत ही अच्छा
रचना है, बहुत ही अच्छी रचना है, जल्दी बताएं। देखिए यहां पर साम्यवादी रचनाकार हैं, ये सब कैसे रचनाकार हैं, साम्यवादी हैं। देखिए मार्क्सवाद का जो थॉट है वो क्या है कि वो ये चाहता है कि हम एक ऐसी अवस्था पर पहुंच जाएं जहां पर बराबरी हो। किस आधार पर बराबरी हो, तो साम्यवाद में बराबरी मानी जाती है, साम्यवाद में बराबरी मानी जाती है विचारों की नहीं, धन का जो विभाजन है वो बराबर बराबर होना चाहिए। धन का जो विभाजन है वह बराबर बराबर होना चाहिए। भले मैं 1 करोड़ रुपए महीने कमाऊं, लेकिन मुझे उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना मेरा खर्च है। ऐसी धारणा है साम्यवाद की। दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड जैसे उपन्यासों में अपने समय और समाज की समस्याओं के मार्क्सवादी समाधान तलाशने का उपक्रम करने वाले लेखक कौन है? राइट आंसर है यशपाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यशपाल। ये किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? तो ये सब आपके, चलिए अगले रचनाकार तरफ चलेंगे। रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनमा, वरुण के बेटे तथा दुख मोचन उपन्यासों में गरीब और भावग्रस्त किसने चित्रित किए हैं? ये काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, ये रचनाएं भी इनकी सभी महत्वपूर्ण है। फटाफट जवाब दें। चलिए ओके फाइन। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 66 के जवाब की। 66 नंबर का सवाल देखिए, नाम क्या है इनका? नागार्जुन है। क्या नाम है? नागार्जुन है। तो नागार्जुन को हम कैसे याद रखेंगे? नागार्जुन को एक नाग बनाकर याद करेंगे। कैसे? नाग बनाकर याद करेंगे। नाग बन नहीं पाया, मेरी आर्ट बहुत खराब है। तो यहां पर नागार्जुन, अब देखिएगा नागार्जुन से कैसे याद करेंगे? तो एक नाग था, उससे कौन बहुत डरते थे? तो रतिनाथ की चाची नागार्जुन से बहुत डरती थी। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और कैसे क्वेश्चन आएंगे भाई? किसी अलग दुनिया से सवाल थोड़ी पूछे जाएंगे, ऐसे सवाल रहेंगे आसान से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनमा, वरुण के बेटे। तो देखिए चाची क्या कर रही हैं? नाग से डरती हैं। बाबा बटेश्वर नाथ, बाबा बटेश्वर नाथ पे सांप भी रहता है, यानी नाग भी रहता है। वरुण के बेटे को नाग ने डस लिया, फिर क्या हो गया? दुख मोचन हो गया। यानी एक रचनाकार से हम क्या करेंगे? रचना को जोड़ के लिखेंगे। अगला सवाल है, सीधा साधा रास्ता, गौरौंदा, विषाद मठ, कब तक पुकारूं तथा मुर्दों का टीला जैसे आंचलिक उपन्यास और ऐतिहासिक लेकिन विचारधारा के धरातल पर साम्यवादी दृष्टि से वर्ग वैषम्य और आर्थिक शोषण का चित्रण करने वाले लेखक कौन है? चलिए, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? रांगे राघव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रांगे राघव। ये मशाल, गंगा मैया, सती मैया का चौरा किसके उपन्यास हैं? तो यहां पर अब हमको एक सीन क्रिएट करना है कि हमें कहां जाना है। हमें जाना है भैरव बाबा के चौरे पे जाना है। कहां जाना है? भैरव बाबा के चौरे पे जाना है। तो क्या क्या मिलेगा वहां पर? वहां मिलेगी मशाल, लेकर जाएंगे, गंगा मैया रास्ते में पड़ेगी, सती मैया का चौरा भी वहीं पर पड़ेगा। कहां पर? ये सारी चीजें होंगी जहां पर भैरव होंगे, यानी भैरव प्रसाद गुप्त यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक सोच और साम्यवादी विचार दृष्टि से संपन्न नागफनी का देश, बीज और हाथी के दांत उपन्यास किसके हैं? 69 नंबर सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। सामंती व्यवस्था का विरोध, नई पीढ़ी का संघर्ष चित्रित करने वाले उपन्यास धरती की आंखें तथा पूंजीपति वर्ग की मुनाफाखोरी और मतलब परस्ती का पर्दाफाश करने वाला उपन्यास रूपजीवा जैसी रचनाएं किसकी हैं? ध्यान रखिएगा,
यहां पर एक रचनाकार है लक्ष्मी नारायण लाल और दूसरे रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो लाल और मिश्र में भी काफी कंफ्यूजन रहता है, तो इसे भी अच्छे से समझ के रखिएगा कि लाल आए तब क्या जवाब देना है और मिश्र आए तो क्या जवाब देना है। चलिए, तो साथियों यहां पर लक्ष्मी नारायण लाल राइट आंसर हो जाएगा। लाल कैसे याद रखूंगा कि सामंती व्यवस्था, सामंत जो होता है, सामंती व्यवस्था यानी वो रेड का होता है। आप मार्क्सवाद की बात करें तो वो सामंती व्यवस्था के विरुद्ध था, उसका जो सिंबल है, उसका जो रंग है रेड है। और इसके अलावा धरती की आंखें, अब धरती की आंखें क्या होती है, धरती में बहुत सारी चीजें मिश्रित होती हैं, मिली होती हैं। पूंजीपति वर्ग की मुनाफाखोरी और मतलब परस्ती का उपन्यास रूप जीवा। अब कोई भी रूप जो है वो कहां जीता है, मिट्टी में मिश्रित होकर जीता है। इस प्रकार से याद रख लेना है। लाइक फटाफट 100 पहुंचाइए भाई। 71 नंबर का जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, कि सारा का सुखड़े हुए लोग, उल्टा सा और मात लेखक किसकी रचनाएं हैं। तो ये किसका उपन्यास है, राजेंद्र यादव का। ठीक है, राजेंद्र यादव। तो राजेंद्र यादव के जो उपन्यास हैं उसको हम कैसे याद रखेंगे, राजेंद्र यादव के उपन्यास हम कैसे याद रखेंगे। तो नए उपन्यासकारों में इनका बड़ा नाम है राजेंद्र यादव का। चलिए, तो ये सारे उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। अगला है राजेंद्र यादव के कुछ उपन्यास पर संशोधित संस्करण का शीर्षक सारा आकाश प्रकाशित है। सारा आकाश प्रकाशित है, 72 नंबर का सवाल। टेस्ट में एक सवाल आया था, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट दीजिए 72 नंबर का जवाब, 72 नंबर का जवाब दीजिए, 72 नंबर जवाब दीजिए। देखिए अब यहां कैसे याद रखेंगे, संशोधित संस्करण। तो सारे आकाश में क्या बोलते हैं भैया, सारे आकाश में तो कोई कौन रह सकता है, उल्टा नहीं रह सकती, यानी प्रेत रह सकते हैं। तो सारे आकाश में क्या होता है, प्रेत बोलते हैं। सारे आकाश में कौन बोलते हैं, प्रेत बोलते हैं। सारा आकाश यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रेत बोलते हैं। अगला सवाल, अपने अपने राम के लेखक कौन है, अपने अपने राम के लेखक कौन है। तो एक नए उपन्यासकार हैं, इनका नाम क्या है, भगवान सिंह। भगवान सिंह इज द राइट आंसर। कैसे याद रखेंगे, यहां पर भी क्या है, राम है और यहां पर भी क्या है, भगवान है। इसको जोड़कर याद रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला सवाल है, वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री इत्यादि रचनाकारों में मुख्य रूप से किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं, मुख्य रूप से किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। तो ये सारे उपन्यासकार कैसे हैं, वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों की बात करें तो बाणचार पुनपोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख ना, पुनर्नवा। तो ये जो उपन्यास है वो भी किस तरह के हैं, ऐतिहासिक उपन्यास है। तो राइट आंसर ऐतिहासिक हो जाएगा। घनघोर दक्षिणपंथी संकुचित राष्ट्रवाद जैसे आरोपों को झेलने वाले किस लेखक के उपन्यासों में इतिहास रस मिलता है, किसमें इतिहास रस मिलता है और उनको दक्षिणपंथी भी कहा जाता है। ठीक है, कौन है, कौन है भैया, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। क्या नाम है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। एक गाना था, क्या था, यका चतुर नार बड़ी होशियार, कर के सिंगार मेरे मन के द्वार ना, वो घुसता जात है पड़ोसन फिल्म का गाना बहुत बढ़िया है। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री कैसे याद रखेंगे, चतुर, जहां चतुर शब्द आ जाए वहां हम किससे जोड़कर याद रखेंगे, स्त्री से जोड़ के रखेंगे। तो यहां पर घनघोर दक्षिणपंथी है, संकुचित राष्ट्रवादी है और इनके आरोप को झेलने वाले उपन्यासकारों में किस तरह का रस मिलता है, इतिहास रस मिलता है। इनकी रचना कौन सी हो जाएगी, देखिए चतुर्सेन शास्त्री बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। ठीक है, चलिए चलिए साथियों फटाफट आगे बढ़ते हैं, अगले और कुछ उपन्यासों की चर्चा करते हैं। अगला जो सवाल है वह है, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, सोमनाथ, अमर सिंह, वैशाली की नगर बधू, वयम रक्षामा, सोना और खून, आलमगीर, सह्याद्री चट्टाने जैसे उपन्यासों में भारत की अतीत सभ्यता और संस्कृति का ऐतिहासिक विवेचन किसने किया है। अब अगर यह सवाल आपने गलत कर दिया
अगर आपने ये सवाल गलत कर दिया तो समझिए कि खोपड़ी आपकी तोड़ देंगे। चलो बताइए, बहुत आसान सा ट्रिक है, गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, सभी लोग अपने प्रेमी और पत्नी को क्या कहते हैं? अरे यार मेरा खून पीती है ये। क्या पीती है? खून पीती है। रक्त की प्यास किसमें है? चतुरसेन। चतुर कौन होती है? स्त्री। अब ये मेरी कोई धारणा नहीं है, मजाक मजाक में याद करवा रहा हूं मैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जो कोयल होती है वो कभी अपना बच्चा नहीं पालती। किससे पलवाती? कौवे से। वो अपने अंडे को छोड़ के चली जाती है, कौवा सोचता है मेरा अंडा, उसको पाल लेती है। तो ये कहा भी गया कि अगर स्त्री यानी कोयल अनपढ़ है तब ये हाल, और पढ़ी लिखी हो जाएगी तो और चतुर हो जाएगी। तो यहां पर चतुर शब्द से स्त्री को ही समझना है। तो रक्त की प्यासी कौन है? स्त्री। कौन सी स्त्री? वो स्त्री तुम कल फिर आना, वो वाली स्त्री, ठीक है। मंदिर की नर्तकी, वो मंदिर में क्या भी करती थी? नाच भी करती थी। कौन? वो स्त्री, फिर तुम कल आना। सोमनाथ में भी कौन है? स्त्री है। अमर सिंह किसके लिए अमर सिंह बने? स्त्री के लिए। वैशाली की नगर वधु में नगर वधु कौन है? वो भी एक स्त्री है, ठीक है। वयम रक्षामा, कौन चिल्लाती है मेरी रक्षा करो? वयम रक्षामा, वो भी कौन है? एक स्त्री है। सोना और खून, अगर भैया तुमको कहे स्त्री कि तुमको सोना चाहिए खून, तो कहे हमको एक तो हार गढ़ा दीजिए, मुझे 9 लखा बनवा दे रे ओ सैया। एक गाना है ना, मुझे 9 लखा बनवा दे। तो 9 लखा भी बात आएगी तो कौन करेगा? सोना। खून नहीं, सोना। तो आलमगीर और सह्याद्री की चट्टाने जैसे उपन्यास के लेखक कौन है? चतुरसेन शास्त्री। चतुर का मतलब स्त्री। क्लियर है? देखिए, ऐसी रचनाओं को याद करेंगे तभी मजा आएगा। अगला सवाल, गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई और मृगनयनी इत्यादि उपन्यासों में अतीत को पुनर्जीवित करने वाले लेखक कौन है? चलो भैया, तो राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? यहां शर्मा हो गया है, वर्मा। कैसे याद रखेंगे? अरे गुरुजी, समझाने की स्त्रियां ही मिलती हैं सबको। अरे भाई, मतलब अब क्या बताएं, जो सोचना हो सोच लीजिए। लेकिन अब चतुर का मतलब यही होता है। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक गाना भी मैंने सुनाया कि चतुर नार ही है। कोयल भी चतुर है, तो चतुर का मतलब यही आ रहा है। तो उसी से जोड़ के याद कर ले, क्या जा रहा है भाई। मेरे में कोई ट्रिक बना लो अगर आ रही हो तो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई और मृगनयनी इत्यादि उपन्यासों में अतीत को पुनर्जीवित करने वाले लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है। कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? गढ़ कुंडार, गढ़ कुंडार। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, पूरा गढ़ कहां है? वृंदावन में है। विराटा की पद्मिनी यानी सबसे सुंदर स्त्री कहां मिलेगी? ताई अहिर की छोकरियां छचिया भर छात पर नाचने चाहो। सबसे सुंदर स्त्री कहां मिलेगी? तो वृंदावन में मिलेगी। विराटा की पद्मिनी कहां मिलेगी? वृंदावन में मिलेगी। झांसी की रानी, वो भी क्षेत्र देखिए तो वही बुंदेलखंड वाला क्षेत्र बच जाता है, ठीक है। मृगनयनी कहां मिलेगी? वृंदावन में मिलेगी। तो इस तरह से हम चीजों को कनेक्ट करके याद करें तो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आगे सवाल, आगे बढ़ते हैं। शतरंज के मोहरे और सुहाग के नूपुर जैसे उपन्यासों में सामंती ठाट बाट, शोषण और सामान्य जन का संघर्ष चित्रित करने वाले लेखक कौन है? बताइए बताइए, फटाफट बताइए, मत दे। चलिए, अब यहां देखिए, फिर आप कहेंगे गुरुजी फिर स्त्री पे आ गए। अरे तो क्या करे भाई, गुरुजी स्त्री पे नहीं आए तो पुरुष पे जाएंगे गुरुजी। नागर, नागर का मतलब क्या हो गया? स्त्री हो गया। शतरंज की मोहरे, अब देखिए पहले क्या होता था, मतलब बहुत पुराने जमाने में, तो जो गोल्ड होता था उसको मोहर के फॉर्म में दिया जाता था। और लोग क्या करते थे, एक ऐसे मोहर को लटका लेते थे। मेरी माता जी को एक मोहर, मतलब कई मोहरें मिली थी उनके मतलब मायके से। तो वो मोहर मैंने देखा तो उसमें, मतलब वो पहनते थे लोग। और ये मोहर क्या होती थी? बहुत शुद्ध होती थी। यानी आप अगर बहुत अच्छा गहना कोई बनवाने जाइए तो उसमें क्या है, 25%, 20%, 15%, इतना आपका मेकिंग चार्ज चला जाता है। और अगर आप सीधे सीधे मोहर देखिए तो पहले के लोग कितने बढ़िया थे कि 22 कैरेट सोने में बढ़िया सी मोहर बन जाती थी।
और मेकिंग चार्ज उसका है नहीं, बढ़िया से वही उसमें छेद करवा के उसको पहनते थे। कितना अच्छी बात थी। तो ये कौन पहनता है? मोहरे कौन पहनता है? तो मोहरे कौन पहनती हैं? नागर पहनती हैं। सुहाग के नूपुर कौन पहनता है? नागर पहनती है। तो अब आप दोनों उपन्यासों को देखिए तो नागर से जुड़ गया, हम क्या कर सकते हैं ना। आपकी शादी होगी, अच्छा, चलिए देखते हैं भगवान के घर, तो हमको लगता है कि अंधेर है, देर नहीं है। अगला सवाल है, कल्पना, धर्म दर्शन, संस्कृति एवं निरंधरी कथाओं के संश्लेषण के युक्त बाणभट्ट की आत्मकथा चार चंद्रलेख पुनर्वास पोथा किसकी रचनाएं हैं? तो बाण चार पुन पोथा रामदास का पोथा। रैक पाख्यान हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके उपन्यासों का क्रम याद रखना होगा। ठीक है, अगला सवाल, महामाया भट्टिनी और निपुणिका जैसे अमर स्त्री चरित्र हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में मिलते हैं? किस उपन्यास में मिलते हैं? चलिए बताइए। राइट आंसर आएगा बाण भट्ट की आत्मकथा। सिंह सेनापति, जय अवधेय, मधुर स्वप्न और विस्मृत यात्री जैसे उपन्यास में अतीत की राजनीतिक उठापटक, बाहुबलियों की महत्वाकांक्षा, आर्थिक तंत्र, अंदरूनी हकीकत और जटिल सामाजिक व्यवस्था का चित्रण करने वाले लेखक कौन है? चलिए बताइए फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। सिंह सेनापति, जय अवधेय, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री। कैसे याद रखेंगे? तो यह क्या कर रहा था कि एक स्वप्न में व्यक्ति सो रहा था और उसके पास एक यात्री जाके चिल्लाता है और वो चौंक जाता है, क्या कहने लगता है? जय अवधेय सेनापति। यानी एक व्यक्ति सो रहा था, उसके बगल जाके कोई ऐसे छू देता है, चिल्लाने लगता है कि अरे यात्री, जय अवधेय सेनापति। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। बौद्ध युगीन परिपार्श्व से युक्त दिव्या तथा अशोक की कलिंग विजय को महागाथा का निरूपण करने वाली अमिता इत्यादि उपन्यास किसने लिखा है? ध्यान रखिएगा, अमिता बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। अमिता, यशपाल। ठीक है, यशपाल। दादा कामरेड, यशपाल। ठीक है, पार्टी कामरेड, यशपाल। अंधेरे के जुगनू, प्रतिदान, रान की मुर्दों का टीला इत्यादि ऐतिहासिक उपन्यासों के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, मुर्दा का टीला 83। चलिए, यह सवाल आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मंदिर की नर्तकी किसका उपन्यास है? अभी अभी मैंने आपको याद कराया, ट्रिक के माध्यम से याद कराया। अब अगर गलत करोगे तो नकिया पकड़ के गुरु ऐसे जमीन पे रगड़ देंगे। यह सवाल गलत नहीं होना चाहिए भाई, अभी भी मैंने याद कराया था। 84 बताओ, फटाफट जवाब दो यार। 84, 84 का जवाब दो। 84, 84, 84, 84, 84 का जवाब दो। 84 का बी, 84 का बी, 84 का सा। अब देखो, अब इनसे कौन मिले भाई? अभी अभी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी, अगर आप गलत करोगे तो क्या करूंगा बताओ? अभी बताया था ना कि अगर नर्तकी है तो कौन होगी? चतुर होगी, और चतुर का मतलब नारी। अभी भी याद कराया था ना, अभी तुरंत याद कराया था ना। मंदिर की नर्तकी चतुरसेन शास्त्री। सन्यासी और सुंदरी जैसे पात्रों के उत्कृष्ट चरित्रांकन के लिए कौन सा उपन्यास लिखा गया है? यह भी अच्छा सवाल है। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां क्या हो जाएगा? यादवेंद्र शर्मा चंद्र। किसी अंचल, क्षेत्र या प्रदेश विशेष की संस्कृति और सामाजिक दर्शन को उसके सजीव वातावरण में व्यापक रूप से प्रस्तुत करने वाले उपन्यासों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? 1954। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? मैला आंचल, तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। अब आपको बताना है कि जो मैला आंचल उपन्यास है, मैला आंचल जो उपन्यास है, इसमें किस गांव की कथा लिखी गई है? पूर्णिया बिहार की कथा है। लेकिन गांव का नाम आपको याद रखना है, जब भी आंचलिक उपन्यासों की बात आती है तो आपको गांव का नाम मालूम होना चाहिए। गांव से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बताइए। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
मिथिलांचल की संस्कृति का सजीव चित्रण करने वाले उपन्यास मैला आंचल और परती प्रथा के लेखक कौन है? तो ये कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। लोक परलोक तथा सागर और लहरें किसका आंचलिक उपन्यास है? किसका आंचलिक उपन्यास है? तो उदय शंकर भट्ट का है। मैं अभी बताया था, सागर, लहरें और मनुष्य। सागर के ऊपर लहरें और लहरों के ऊपर मनुष्य गिरेगा तो कैसे आवाज आएगी? भट्ट से। तो ऐसे भट्ट से याद कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, कौन से उपन्यास रामदरस मिश्र के हैं? कौन से उपन्यास रामदरस मिश्र के हैं? ठीक है, तो यहां पर जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर, ध्यान रखिएगा, पानी के प्राचीर बहुत महत्वपूर्ण है। तो पानी के प्राचीर में किसका दर्शन होगा? भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जल टूटता हुआ, जहां जल टूटेगा वहां पर भी क्या होगी? आकृति बन जाएगी, किसकी? राम की। तो राम का दर्शन कहां होगा? जहां जल टूटेगा और जहां पानी का प्राचीर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, शिव प्रसाद रुद्र का उपन्यास कौन सा है? शिव प्रसाद रुद्र का उपन्यास कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। कैसे याद रखेंगे? बहती गंगा। ध्यान रखिएगा, तो जब आप रुद्र के दर्शन करने जाते हैं, शिव का दर्शन करने जाते हैं, तो वहां क्या मिलती है आपको? वहां पर बहती गंगा मिलती है। तो इस तरह से इस उपन्यास को हम याद रखेंगे। शैलेश मटियानी का उपन्यास कौन सा है? तो इनके सारे उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसमें जो भी महत्वपूर्ण उपन्यास है वो कौन सा है? होलदार, बहती गंगा। अभी मैंने शिव प्रसाद सिंह रुद्र का देखा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। होलदार किसका है? शैलेश मटियानी का। अगला सवाल है, कगार की आग किसने लिखा है? कगार की आग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहां पर कगार की आग हिमांशु जोशी इसके रचनाकार हैं। किस प्रकार का उपन्यास है? यह एक आंचलिक उपन्यासकार है। ठीक है, आग की हंसी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रीना जी, बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं, नदी फिर बह चली किसका चर्चित आंचलिक उपन्यास है? नदी फिर बह चली किसका आंचलिक उपन्यास है? तो हिमांशु श्रीवास्तव का है। ठीक है, हिमांशु श्रीवास्तव का है। अगला सवाल है, भिन्न भिन्न पात्रों के परस्पर असंबद्ध अलग अलग कहानियों को एक सूत्र धार या वाचक के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा किसने लिखा है? सूरज का सातवां घोड़ा किसने लिखा है? और ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का। 17 कहानियों के माध्यम से काशी के पिछले 200 सालों के अतीत की झांकों को प्रस्तुत करने वाले उपन्यास बहती गंगा किसने लिखा है? बहती गंगा का पूछा जाता है कि कहां के ऊपर लिखा गया उपन्यास है। विभिन्न उपन्यासों का क्षेत्र पूछा जाता है कि जैसे गली आगे मूर्ति है, कहां पर आधारित रचना है? तो बनारस के ऊपर है। झिनी झिनी बीनी चदरिया कहां के ऊपर है? तो बनारस के बुनकरों के ऊपर है। ठीक है, इसी तरीके से पूछा जाता है कि राजस्थान के करवा नटों पर आधारित कौन सी रचना है? तो कब तक पुकारूं जयराम पेशा करने वाले नटों के जीवन पर आधारित है। इसी तरीके से बहती गंगा यह किसने लिखा है? बहती गंगा यह किसने लिखा है? तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बहती गंगा यह किसका है? तो ये भी किसका है? शिव प्रसाद रुद्र का है। अभी भी याद कराया था मैंने। केवल 24 घंटे के कथाक्रम को कथानक बनाने वाले उपन्यास चांदनी के खंडहर किसने लिखा है? चांदनी के खंडहर किसने लिखा है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा साथियों। सवाल क्या है? चांदनी के खंडहर नामक रचनाकार कौन है? चांदनी के खंडहर किसने लिखा है? तो गिरधर गोपाल। ठीक है, खंडहर में कौन जाएगा? गोपाल ही जाएंगे रासलीला करने के लिए, तो गिरधर गोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी की दिलचस्प प्रस्तुति करने वाला उपन्यास सोया हुआ जल के रचनाकार कौन है? सोया हुआ जल के रचनाकार कौन है? ध्यान रखिएगा, इनके जितनी भी रचनाएं हैं वो आपको खतरनाक टाइप के नाम मिलेंगे, यानी कौन हो जाएंगे? पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला सवाल है, प्रयोगशील एब्सर्ड या असंगत उपन्यास डूबते मस्तूल में जीवन के संगत यथार्थ की अत्यथार्थवादी यथावत प्रस्तुत किसने की है? रचना किसकी हो जाती है? नरेश मेहता की डूबते मस्तूल। अगला है, अस्तित्ववाद एक आधुनिक बोध था जिसे सबसे पहले हिंदी में किस कवि कथाकार को साहित्य में देखा गया? चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। 99 का जवाब दीजिए, 99 का। भूख लग गई भाई।
चलिए, अस्तित्ववाद एक आधुनिक बोध था, ठीक है, जिसे सबसे पहले हिंदी में किस कवि कथाकार के कथा साहित्य में देखा गया? अगर यह सवाल गलत हुआ ना तो फिर मतलब अब हम क्या बताएं, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपने ही हाथ से 2-3 थप्पड़ अपने मुंह पे मार लीजिएगा अगर यह सवाल गलत हुआ तो। अभी अभी मैंने बताया था 99 का ए, 99 का बी, 99 का डी, मन कर रहा है कि खोपड़िया लगा दे। हद है यार, इतना आसान सवाल गलत करते हो। अभी मैंने बताया था कि मार्क्सवाद के बरक्स एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, अस्तित्ववादी विचारधारा। अस्तित्ववादी विचारधारा क्या करती है? वो सारे आदर्शों को त्याग देती है और हर चीज को अस्तित्व के दृष्टि से जांचने का प्रयास करती है और अतिवादी बौद्धिकता पर विचार करती है, ठीक है, ईश्वर पर विश्वास नहीं करती है। वो कौन सी विचारधारा है? अस्तित्ववादी, जिस पर अज्ञे ने रचनाएं लिखी हैं। मैंने इनके उपन्यास की भी बात किया था। उपन्यास का नाम क्या था? उपन्यास का नाम था शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, ठीक है। अब भी अगर गलत हो रहा है तो हम क्या बताएं यार। आधुनिक मनुष्य के अस्तित्व आस्तिक प्रश्नों की कथात्मक प्रस्तुति करने वाले उपन्यास अंधेरे बंद कमरे और आने वाला कल किसने लिखा है? ना आने वाला कल किसने लिखा है? तो किसका हो जाएगा? मोहन राकेश। आधुनिक मानवीय अस्तित्व बोध की संवेदना से संपन्न उपन्यास वे दिन के लेखक कौन है? तो वे दिन के लेखक कौन है? ये तो आसान सा सवाल है। किसका हो जाएगा? वे दिन निर्मल वर्मा। किसका हो जाएगा? वे दिन निर्मल वर्मा। समलैंगिक यौन संबंधों में लिप्त स्त्रियों की कहानी कहने वाला और अपनी कथा एवं शैली दृश्य से चौंकाने वाली मछली मरी हुई उपन्यास किसका है? देखिए, इस उपन्यास का वर्ण विषय जरूर याद रखिएगा। क्या है? स्त्रियों की समलैंगिकता पर आधारित उपन्यास है मछली मरी हुई, ठीक है। तो ये समलैंगिकता पर उपन्यास है, किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजकमल चौधरी। डाक बंगला और एक सड़क 57 गलियां जैसे मनुष्य के अस्तित्व को सामाजिक और पारिवारिक संदर्भों में परिभाषित करने वाले उपन्यासों के लेखक कौन हैं? कमलेश्वर। निम्न में कौन सा युग्म गलत है? निम्न में कौन सा युग्म गलत है? अब एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, आपका बंटी उषा प्रियंबदा का ना होकर किसका है? मन्नू भंडारी का। इसमें बाल मनोविज्ञान को आधार बनाकर लिखा गया है, ठीक है। अगला सवाल है, सही युग्म कौन सा है? नीड के आगे मोहन चोपड़ा, नीड के आगे मोहन चोपड़ा, ये आपका गलत है। बाकी आपका बंटी शैलेश मटियानी। कौन सा युग्म सही युग्म ढूंढना है, तो ये पहला सही है, बाकी सब गलत है। दो परिचित नारी पात्रों का मृत्यु भय चित्रित करने वाला अपने अपने अजनबी किसका उपन्यास है? अस्तित्ववादी दर्शन पर आधारित है, अज्ञे का उपन्यास है। अविवाहित अकेली पड़ गई औरत के मानसिक और लैंगिक संघर्ष को व्यक्त करने वाले 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है? 55 खंबे लाल दीवारें, नहीं रुकेगी राधिका, किसकी रचना है? उषा प्रियंबदा की। इसकी रचना है उषा प्रियंबदा की। किस लेखिका ने स्त्री विमर्श और उपन्यास लेखन के साथ साथ कविताएं भी लिखी हैं? ये और बढ़िया सवाल है, बताएं, जल्दी कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब। किसने उपन्यास भी लिखा, उपन्यास के साथ साथ कविताएं भी लिखी और इसके साथ साथ स्त्री विमर्श भी लिखा? ये सारी चीजें चलिए फटाफट बताइए। अनामिका को हम कवयित्री के रूप में जानते हैं। अनामिका को हम सब किस रूप में जानते हैं?
कवयित्री के रूप में जानते हैं, लेकिन इन्होंने स्त्री विमर्श, उपन्यास लेखन और कविताएं तीनों पर अपने काम किए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा। क्लास कब तक चलेगी? नींद आ रही है? अच्छा भैया, नींदिया लागे रे, ओ नींदिया लागे रे। देखिए, एक बच्चों को लोरी सुनाई जाती है। कौन सी लोरी सुनाई जाती है? डाड़ी 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 कोई हीरा गड़ारी, दो भैंसी के सींगी तराजू के डाड़ी। छोटा बच्चा जो होता है उसको लोरी समझ में नहीं आती, लेकिन वो लोरी की म्यूजिक, उसके शब्द नहीं समझता, उसकी धुन को वो समझता है, यानी धुन उसको बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, और इस धुन को वो सुनकर मस्त होकर सो जाता है। मां के गीतों में वो धुन में वो प्यार है कि वो उसको क्या करती, एकदम मदहोश कर देती है। तो आप लोग भी अब जाग जाओ। मैं लोरी नहीं सुना सकता हूं कि मैं आपको लोरी सुना रहा हूं, आपको नींद आ रही है, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो कथित शहरी विकास से उपजे मानवीय संघर्ष को आधार बनाकर लिखे उपन्यास इंसान, निर्माण पथ, महल और मकान एवं बदलती राहें किसकी रचना है? किसकी रचना है? फटाफट बताएं, जल्दी बताएं। यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। शहरी जीवन के जन अनुभव दर्ज करने वाले उपन्यासों पथहीन, दिया जला, दिया बुझा, गुनाहों की देवी के लेखक कौन है? अब देखिए, गुनाहों के देवता तो थे, अब देवी कहां से आ गई? गुनाहों की देवी कौन है? शैलेश मटियानी, बहुत महत्वपूर्ण है, गुनाहों की देवी। ये गाना बहुत अच्छा था। आपका मिजाज बदला है, जय है, क्या बात है गुरु। क्या मिजाज बदलेगा भाई, रात को 12 बजे कोई रोमांटिक थोड़ी हो रहा है। पढ़ा रहे हैं, आप लोगों का पेपर है इसलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए। शहरी जीवन के जन अनुभव दर्ज करने वाले उपन्यासों पथहीन, दिया जाला, दिया बुझा, गुनाहों की देवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुनाहों का देवता और देवी में कंफ्यूज मत होइएगा, शैलेश मटियानी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंबई की चमक भरी जिंदगी के पीछे अंधेरे पक्षों को उजागर करने वाला, जिंदगी का नाटक दिखाने वाला नाटकीय उपन्यास बोरी बली से बोरी बंदर। ध्यान रखिएगा, इसका वर्ण विषय पूछा जाता है कि बोरी बली से बोरी बंदर यह कहां पर आधारित है? अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहां पर जो बात की गई है गुनाहों की देवी, किसका उपन्यास है? गुनाहों की देवी। चलिए, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा किसकी रचना है। दो ऑप्शन आपके लिए हैं, एक ऑप्शन शैलेश मटियानी और एक है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। दो ऑप्शन है। ठीक है, यादवेंद्र जी का है। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, नींद थोड़ी सी भागी है, नींद में नहीं है, सी सफल हो गया कि गुनाहों की देवी किसकी रचना है। अगर आपने पकड़ लिया तो इसका मतलब है कि आप नींद में नहीं है, बधाई हो, आप नींद में नहीं है। अगला सवाल। बंबई की चमक धमक यानी बोरावली से बोरी बंदर तक, ये क्या शैलेश मटियानी का है? ठीक है। एक कस्बे के बहाने से भारतीय सरकारी तंत्र राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त बहुस्तरीय भ्रष्टाचार की परतें उधेड़ने वाला चर्चित व्यंग उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? राग दरबारी, ध्यान रखिएगा कि राग दरबारी का गांव पूछा जाता है। ठीक है, मेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा के यहाँ रे, एक गाना है ना। तो गांव जरूर याद रखिएगा, किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा के यहाँ रे, ये गाना है ना। तो गांव जरूर याद रखिएगा। किसका गांव? राग दरबारी का गांव। राग दरबारी का गांव कौन सा है बताइए, फटाफट बताइए। शिवपालगंज, किसने बताया है? शिवपालगंज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शिवपालगंज इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्या है? शिवपाल गंज। कौन सा? शिवपालगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहां से वहां ज्ञातवास था आदमी का जहर, ये किसके उपन्यास हैं? यहां से वहां आदमी का जहर, ये भी है श्रीलाल शुक्ल का। कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? ध्यान रखिएगा, गोबर गणेश किसका है? रमेश चंद्र शाह का है गोबर गणेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यालयों में चलने वाली दुचुट्टी राजनीति दर्ज करने वाला प्रयोगवादी कथानक से संपन्न उपन्यास एक चूहे की मौत किसने लिखा है? एक चूहे की मौत किसने लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताएं। एक चूहे की मौत, ध्यान रखिएगा, अगर चूहे की मौत होगी तो क्या होगा? बहुत ही बदी उज्जमा, बदबू निकलेगी। एक चूहे की मौत बदउज्जमा। ठीक है, व्यक्ति, अच्छा ये प्रतीक परक उपन्यास है, प्रतीक के पात्र भी प्रतीकों में है। व्यक्ति के निजत्व को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में जांचने वाला उपन्यास गोबर गणेश किस्सा गुलाम के लेखक कौन है? रमेशन शाह है। रमेशन शाह द्वारा परिकल्पित पात्र कुंदन उस युवा का प्रतीक है जो वैचारिक दृष्टि से शिक्षित होते हुए भी पुरातन संस्कारों में निरर्थक परंपराओं और जर्जर रूढ़ियों का गुलाम है। यह किस उपन्यास का केंद्रीय चरित्र है? किस्सा गुलाम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? किस्सा गुलाम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, ठेठ अभिधा में स्त्री पुरुष के रतिभावों और यौन दृश्यों को चित्रित करने वाला चितकोबरा किसका उपन्यास है? चितकोबरा किसका उपन्यास है? किसका है? मृदुला गर्ग। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। पूछा भी जा सकता है कि इसका वर्ण विषय क्या है, तो वर्ण विषय क्या है कि ठेठ अभिधा में स्त्री पुरुष के रतिभावों और यौन दृश्यों को चित्रित करने वाला चितकोबरा किसका उपन्यास है? मृदुला गर्ग का उपन्यास है। ठीक है, अगला सवाल है, स्वायत्त और स्वाधीन स्त्री के सामने पुरुष के अस्तित्व को नए संदर्भों में परिभाषित करने वाली श्रीकांत वर्मा के उपन्यास का शीर्षक क्या है? क्या शीर्षक है? दूसरी बार। ध्यान रखिएगा, वेदेंद्र निर्मल वर्मा का है, प्रतीक नोट्स महेंद्र बल्ला का है। यह क्या है? वह अपना चेहरा। वह अपना चेहरा किसका? गोविंद मिश्र का है। दूसरी बार जो उपन्यास है किसका है? यह आपके राइट आंसर हो जाएगा दूसरी बार, सी। स्त्री पुरुष संबंधों के निजी संदर्भ सार्वजनिक करने वाले उपन्यास वह अपना चेहरा का लेखक कौन है? वह अपना चेहरा, गोविंद मिश्र। गलत युग्म को यहां छांटना है, गलत युग्म को यहां पर छांटना है। तो यहां पर क्या है? एक पति के नोट्स शानी के नहीं है, महेंद्र भल्ला का है। मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास कौन से हैं? मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास क्या है? तो यहां पर कुरकुर स्वाहा, कसब, हरिया हरजुलिस की हैरानी, टाटा प्रोफेसर इत्यादि रचनाएं मिल जाती है मनोहर श्याम जोशी की। तो यहां पर ये राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, कृष्णा सोबती के किस उपन्यास के केंद्रीय पात्र रतिका की काम अतिरिक्तियों का बखान है? यहां पर काफी महत्वपूर्ण सवाल है यह भी। तो यहां साथियों, सूरजमुखी अंधेरे के में कृष्णा सोबती ने रतिका के काम अतिरिक्तियों का बखान किया है। महाभोजम आपका बंटी किसके उपन्यास है? तो आप जानते हैं ये दोनों किसके उपन्यास है? यह मन्नू भंडारी के हैं। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी। देखिए, ये उपन्यास सबको पढ़ना चाहिए, खास करके जिनके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पति पत्नी में अनबन रहती है और ये सोचते हैं कि हम तलाक ले लेंगे। तो ये तलाक बहुत कठिन काम होता है, और ऐसे में जब आपके बच्चा है तो इस चीज को दिखाने वाला उपन्यास है आपका बंटी। अगला है, एक बालिका के अकेलेपन एवं दुख दर्द का मार्मिक वर्णन करने वाला उपन्यास लाल टीन के छत के लेखक कौन है? लाल टीन के छत के लेखक कौन है? तो ये भी है निर्मल वर्मा। महानगर दिल्ली के जीवन के खोखलेपन, झूठी बौद्धिकता, नैतिकता, झूठा और मक्कारी को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास छोटे छोटे पक्षी किसकी रचना है? ठीक है, तो इस राइट आंसर हो जाएगा शैलेश मटियानी। महानगर दिल्ली के संतरास, खोखलेपन, प्रतीकों को दिखाने वाला उपन्यास टेरी कोटा किसका है? टेरी कोटा किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा। ध्यान रखिएगा कि टेरी कोटा का मतलब आप टेरी
काट का कपड़ा समझ लीजिए। टेरिकाट का कपड़ा किसको चढ़ाया जा रहा है? लक्ष्मी को पढ़ाया जा रहा है। हाँ भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चलिए अगला, कौन सा युग्म गलत है? अनारो, मंजुल भगत, कटरा बी आरजू, मासूम रजा, मृगतृष्णा, शांता कुमार, सफेद घोड़ा, काला सवार, काशीनाथ सिंह। यहां आपको बताना है। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। सफेद घोड़ा और काला सवार यह काशीनाथ सिंह का नहीं है, युग्म गलत है। ठीक है, यह किसका है? सफेद घोड़ा काला सवार, फटाफट बताएं। यह जो है हृदय का है। किसका? हृदय का है, हृदय का है। अगला उपन्यास, न्याय व्यवस्था एवं राजनीतिक प्रशासन में व्याप्त छल कपट एवं भ्रष्ट तंत्र पर प्रहार करने वाला उपन्यास सफेद घोड़ा काला सवार किसने लिखा है? हृदय ने लिखा है। प्रशासन तंत्र की सड़ी गली मानसिकता और भ्रष्ट कार्य प्रणाली पर तीखा चोट करने वाली उपन्यास यथा प्रस्तावित के लेखक कौन है? यथा प्रस्तावित के गिरिराज किशोर इज द राइट आंसर। गिरिराज किशोर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। 138, आधुनिक जीवन की विसंगतियों, मूल्यहीनता, भ्रष्टाचार को चित्रित करने एवं आधुनिक लोक नीति को प्रस्तावित करने वाला उपन्यास छठा तंत्र, छाकों की वापसी, छठा तंत्र और एक चूहे की मौत, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये है बदऊद जीमा की। रंगभेद की समस्या का चित्रण करने वाला उपन्यास दूसरी तरफ के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है दूसरी तरफ, जिसमें रंगभेद की समस्या को उठाया गया है। यह आप लोग फटाफट हमें बताएंगे। किसका है? महेंद्र भल्ला। किसका है? महेंद्र भल्ला का। किस कालजयी उपन्यास में अमृतलाल नागर ने शहरी दलित जीवन की मुश्किलों का चित्रण किया है? ढाई घर पे मिला है। शहरी अमृतलाल नागर ने दलित जीवन की मुश्किलों का चित्रण किया है। यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, नच्यो बहुत गोपाल, ठीक है, अमृतलाल नागर का है। पंजाब के ग्रामीण दलित समाज की समस्याओं पर गंभीरता और सहानुभूति से यथार्थ चित्रण करने वाले जगदीश चंद्र के उपन्यास के लेखक कौन है? धरती धन अपना, जगदीश चंद्र बहुत महत्वपूर्ण है। मणिमधुकर ने किस उपन्यास में राजस्थान की पिछड़ी जातियों की विषादग्रस्त ठिठकी हुई दुनिया का चित्रण किया है? ठीक है, सफेद मेमने, मणि मधुकर। गंगा प्रसाद विमल ने तंत्र मंत्र द्वारा मनुष्य की अमरता की इच्छा का वर्णन किया उपन्यास में मिलता है? सफेद मेमने, मृगांतक, नच्चो बहुत गोपाल, धरती धन्ना अपना। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? मृगांतक, राइट आंसर। कौन सा युग्म गलत है? तत्सम, राजी सेठ, पंडर पुराण, मृणाल पांडे, मायापोत, स्वदेश दीपक, छाया मत छूना मन, भीष्म साहनी। तो छाया मत छूना यह रचना भीष्म साहनी की नहीं है। छाया मत छूना किसकी रचना है? फटाफट कमेंट करें। छाया मत छूना, छाया मत छूना एक तो कविता है, छाया मत छूना मन, और छाया मत छूना एक उपन्यास भी है। किसका है? हिमांशु जोशी का है। ठीक है, हिमांशु जोशी। अगला, बंटवारे के दौरान सांप्रदायिक मारकाट का दिल दहलाने वाला वर्णन भीष्म साहनी ने किस उपन्यास में किया है? यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। किसमें किया है? तो तमस। कुल मिलाकर ये भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास है। महाभारत के आख्यान की समकालीन प्रस्तुति महासमर 9 खंडों में किसने की है? नरेंद्र कोहली। एक प्रकार के ये जो मिथकीय अवधारणा है उस पर रचना करते हैं। नरेंद्र कोहली की तोड़ो कारा तोड़ो 6 खंड का केंद्रीय चरित्र कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र कोहली का तोड़ो कारा तोड़ो 6 खंड में है, केंद्रीय चरित्र उसका कौन है? तो यहां पर विवेकानंद के जीवन पर आधारित है। केंद्र कौन है? विवेकानंद है। अगला सवाल है, नरेंद्र कोहली किस रचना में राम कथा को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं?
ये आज का महत्वपूर्ण और अंतिम सवाल है साथियों। अगर आप डीट प्लस बी टीजीटी हिंदी, केवीएस एनवीएस मेंस, एलटी ग्रेड मेंस, जेआईसी प्रवक्ता मेंस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी, यूजीसी नेट, बीपीएससी टीयर 4 किसी भी की तैयारी कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप करें 9628959237 पर। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, और अगर 10 मॉडल पेपर चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। तो साथियों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, फिर आपसे मुलाकात होगी कल इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। इसका उत्तरवा तो नहीं बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अभ्युदय। नरेंद्र कोहली की किस रचना में राम कथा को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अभ्युदय। ठीक है, अब आप लोग ने देखा कि आज हम लोगों ने उपन्यास जो है पूरा खत्म कर दिया, और पर डे हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में दो दो विधाओं को पढ़ के पूरी विधाएं हम लोग ऐसे समाप्त करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करके जाइएगा सब लोग।